हेलो बच्चों, तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए पैथोफिजियोलॉजी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशन। तो बहुत सारी कमेंट्स आप लोग के हम देख रहे थे, कल से सारा कुछ आ रहा था, तो बस फिर लगा कि तैयार करना ही चाहिए। तो पूरा रात भर लग के हमने ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार करके इनको सॉल्व करके फाइनली आप लोगों के सामने ला चुके हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कोई डिमांड वगैरह और भी हो तो आप कमेंट करके भी बोला करो, इन सबसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम काम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फाइनली हम बात करेंगे आज पैथोफिजियोलॉजी के 2 मार्क्स के सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये वीडियो हमारी एक निचोड़ वीडियो होती है। अब ये आप लोग के सीनियर वगैरह अच्छे से जानते होंगे। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये पूरा सिलेबस है, तो इस सिलेबस का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाता है, बोले तो क्विक रिवीजन हो जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, तो जैसे आपने वो सुना होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो और उसको लिख कर आ जाते हो तो आपको 0 नंबर नहीं मिलता है, 1-2 नंबर उसमें मिल ही जाता है। सेम फंडा यहाँ पे है कि ये पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाता है। और इससे क्या होगा कि एग्जाम में भाई कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, आपको उसके बारे में पता होगा तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख कर आ जाते हो। और इससे ये फायदा होता है कि भाई आपको नंबर वगैरह मिल जाते हैं, खाली नहीं छूटता, और पास होने में भाई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो क्वेश्चनों से पहले हम बात करते हैं पहले थोड़े इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यूनिट 1 से लेकर 5 तक के सारे आपको मिल जाएंगे। अब इसमें भी अगर बात करें तो जो हमारी यूनिट 1 है ना, ये थोड़ी रीजनिंग टाइप ज़्यादा यूनिट है, तो इसमें से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बनते हैं। देखा जाए इसमें से 2 मार्क्स के ज़्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमारी यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th है, इसमें मेनली डिजीजेस के बारे में है। तो भाई वही है, किसी डिजीज़ के बारे में आ गया, उसका इंट्रो आ गया, ये तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मानो कि इसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके सेम टू सेम फंस ही जाएंगे। और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आपको शॉर्ट, जो आपकी लॉन्ग वीडियो होती है, ऐसा होता है कि अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस है तो 1 2 3 2 3 छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के हमारा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो उसमें भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी तैयार है, नहीं देखियो भाई जाके देख लेना। और जो हमारा सिलेबस है वो हमारा 5 यूनिट का कवर है, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5। अब इसके वीडियोस देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो, या सर्च करके भी आप देख सकते हो। जो भी टॉपिक देखना हो सर्च करो केयरवेल फार्मा करके। और इसकी जो PDF के नोट्स हैं वो आपको फ्री में वेबसाइट केयरवेलफार्मा में मिल जाएंगे। पांचों की पांचों यूनिट हमारी कवर है ऑलरेडी और हमने अपलोड कर दी है। ये मत बोलना ये नहीं बोलनी, सारा कुछ अपलोड है, बस जाओ डाउनलोड करो। अब इसके बाद इसमें वही जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सारा हो जाएगा, और देखा जाए पूरे सब्जेक्ट का आपको एक निचोड़ मिल जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, इस पैथो में हमारे 3 वर्ड आते हैं। पहला हमारा आता है पैथो, दूसरा आता है फिजियो, और तीसरा आता है फिलॉजी। तो पैथो को हम यहाँ पे पैथोज बोलते हैं, और पैथोज का मतलब होता है सफरिंग। अब सफरिंग एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई भी बीमारी, कहते हैं ना भाई तू सफ़र कर रहा है, कैसे फीवर से सफ़र कर रहा है, भाई किसी का सर दर्द हो रहा है तो भाई हेडेक से सफ़र कर रहा है, यानी कि वो परेशान हो रहा है। तो पैथो एक्चुअल में हम यहाँ पे बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई ना कोई बीमारी हो गई। फिजियो मतलब होती है ओरिजन, ओरिजन बोले फिजिक्स वर्ड से आए, इसका मतलब है ग्रीक वर्ड होते हैं ये हमारे, इसका मतलब है कि कहाँ से ये ओरिजन वगैरह हो। और लॉजी हमारी होती है स्टडी, यानी कि सिंपली अगर बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी का फुल टर्म अगर शॉर्ट में देखें तो क्या है, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीजेज। यानी कि कोई भी बीमारी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, और उस बीमारी में क्या बात करेंगे कि वो बीमारी आखिर आई कहाँ से, हमारी बॉडी में हुई कैसे, और एट लास्ट में थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि उसको ट्रीट कैसे करेंगे। वैसे जो ट्रीट वाला फंडा होता है वो पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी आप 4th सेम में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो मेन वही है कि बीमारी हमारी बॉडी में हो कैसे रही है, उसी के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये मैंने वैसे लिख रखी है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन कमेंट करके लिखो, हम लाइक वगैरह करेंगे आपको बहुत अच्छे से। तो जाओ फटाफट और इसकी डेफिनेशन कमेंट करके लिखो, और इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ सबका शेयर कर दो कि भाई ये वीडियो आ चुकी है, जाके फटाफट देखो सारे लोग। तो अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म होम्योस्टैसिस। तो ये वाली PDF भी हम जो है आपको अपलोड कर देंगे, वेबसाइट वगैरह पे आपको मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पर मिल जाएगी। तो अब हम बात करें होम्योस्टैसिस के बारे में, तो सिंपली आप समझ लो, जैसे ये हमारी बॉडी होती है मान लो, तो अब क्या होता है आपको बताया कि हमारी बॉडी में मतलब पूरी बॉडी का ऐसा फंक्शन है कि वो अपनी बॉडी बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके रखती है। अब इसका मतलब ऐसा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ होती हैं, भाई ठंड लग रही होती है भयंकर वाली, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि अपने आप को थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करती है। इससे क्या होगा कि जो हम बाहर की ठंड वगैरह आ रही है उससे हम अपने आप को थोड़ा सा कांस्टेंट या फिर मेंटेन करके रख सके। उसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारा मतलब पूरा सिस्टम ऐसा चलता रहता है हमारा।
अब इसका मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे सावन वगैरह चल रहे हैं तो बहुत लोग फास्ट वगैरह रख रहे होंगे, तो देखा होगा कि जब कोई भी फास्ट रखता है ना, तो जैसे स्टार्टिंग में एकदम भूख लगेगी, लेकिन उसके बाद बॉडी अपने आप को इस तरह मेंटेन कर लेती है कि भाई 12 घंटे 24 घंटे तक बंदा बिना खाए पिए रह लेगा। लेकिन अगर नॉर्मल डे में देखा जाए तो भाई आपको 2-4 घंटे बाद भी ना एकदम भूख लगती है और भयंकर वाली भूख लगती है। लेकिन जब आप फास्ट रहते हो तो बॉडी क्या करती है, समझ जाती है कि फास्टिंग पर है, कोई बंदा नहीं खा पी रहा, तो अपने आप को इस तरह मेंटेन करके रख लेती है कि भाई बिना खाए पिए भी हम जो है पूरा एक दिन तक रह जाते हैं। तो यही हमारा होम्योस्टेसिस की होम्योस्टेसिस क्या है कि इट इज अ कंडीशन व्हेन अवर बॉडी सेल, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर हम कैसा क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके रखता है। और ये इसलिए जरूरी है जिससे हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे और हमारे ऑर्गन या सिस्टम है वो अपना फंक्शन जो है अच्छे से करता रहे। बाकी होम्योस्टेसिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बनाए। होम्यो का मतलब होता है सेम या फिर कॉन्स्टेंट, और स्टेटस का मतलब होता है स्टेट, यानी कि इसमें जो हमारी बॉडी है वो अपने आप को एक कॉन्स्टेंट स्टेट में मेंटेन कर लेती है, जहाँ पे इस कंडीशन में कि हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल पाए, अच्छे से रह पाए। तो यही हमारा होता है होम्योस्टेसिस। डिटेल्स के लिए आप लॉन्ग वीडियो यूनिट 1 सारा कुछ जाके देख सकते हो, और ये वाला टॉपिक लॉन्ग में भी आता है। मैं ऐसा भी करूंगा कि जो टॉपिक हमारा शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है ना लॉन्ग में, उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूंगा। अब हमारा आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी है, अब अगर हमारी बॉडी जो कांस्टेंट मेंटेन करके रख देती है, अगर ये कैसे भी खराब हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में एक सिस्टम दिया है जिसका नाम है फीडबैक सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है कि अगर जो हमारा होम्योस्टेसिस या जो कांस्टेंट लेवल था वो बिगड़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको फिर से उठाकर उसके कांस्टेंट लेवल में लेके आती है। और ऐसा इसलिए जरूरी है जिससे हमारी बॉडी में जो हेल्थ वगैरह मेंटेन है वो अच्छे से रह पाए। तो इफ देयर आर एनी चेंज टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि इसको मतलब कांस्टेंट लेवल में फिर से लेके आता है, और इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव नाम से समझ आ रहा है कि इसमें बात हो रही है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। तो अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ डिक्रीज हो जाती है, कुछ भी फंक्शन कुछ भी डिक्रीज हो गई, तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो अगर यहाँ पे कोई हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो इसको कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मान क्या होता है, जैसे नॉर्मली जब लेडी प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं तो जो डिलीवरी का टाइम होता है ना, उस टाइम आपको पता है कि जो बेबी है उसको बाहर आना होता है, तो जो यूट्रस होता है जिससे वो मतलब भ्रूण होता है जिसमें बेबी बड़ा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेजाइना है सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल अभी हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कर रहा है जिससे ये बेबी वगैरह बाहर आ पाए, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है जो इस काम को कराने में हेल्प करता है। नेगेटिव में बात करें तो इसका सिंपल सा है, मान लो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ कि फीवर का केस है, और भाई फीवर में क्या है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे आपको पता है स्किन होती है पूरी, और पूरे स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। अब जो स्वेट ग्लैंड है उनका काम क्या होता है, स्वेटिंग करना, मतलब पसीना लेके आना। तो नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब पसीना वगैरह आता है ना हमको, तो पसीना जब आएगा धीरे धीरे स्किन से निकलेगा तो वो पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कम, क्योंकि पसीने में मेनली पानी होता है, तो पानी क्या करेगा बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर देगा, जिससे जो हमारा फीवर बढ़ गया था यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था उसको डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। तो यही तो नेगेटिव, नेगेटिव वाले का काम है कि किसी चीज को कम कर रहा है, तो जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कम करेगा, यानी कि हमारे फीवर को ठीक करता है। तो अगर कोई बोले फीवर को ठीक कैसे करते हैं, तो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वो है जो हमारे फीवर को ठीक करने में हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा कोई इंजरी का मतलब क्या होता है, चोट लगना। तो जैसे मान लो हमारा कोई भी सेल है हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो अगर इन सेल में कहीं पर भी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसी को हम यहाँ पे सेल इंजरी बोल देते हैं। और ये होती कब है, जब मान लो बाहर से, यानी कि ये सेल है हमारा, तो इस पर अगर कोई भी बाहर से कोई अटैक आता है, कोई स्ट्रेस पड़ता है, तभी हमारे सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे तो सेल इंजरी इज डिफाइंड एट इट इज द चेंज या फिर अल्ट्रेशन इन दिस सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन ड्यू टू सम स्ट्रेस दैट एक्सीड द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू हैंडल इट। अब ये हमारा सेल है, तो इस पर बेसिकली क्या है कि इस पर कोई भी हमारा बाहर से स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो सेल है हमारा, इसकी जो एबिलिटी है कि ये किसी को हैंडल कर सकता है वो टूट जाती है वहाँ पे, और सेल हमारा डैमेज हो जाता है। और सेल के डैमेज होने की वजह से क्या है कि सेल का जो फंक्शन हो जाता है या सेल का जो स्ट्रक्चर था वो हमारा बदल जाता है। तो वही है कि ये हमारा चेंज हो जाता है या अल्टर हो जाता है हमारे सेल का स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। और अगर ये जो सेल की इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि किसी ने बहुत ज़्यादा अटैक कर दिया हैवी, तो यहाँ पे
सेल हमारा डेथ यानी कि सेल मर भी जाता है। सेम फंडा है जो इंसानों में होता है, किसी ने मारा, चोट लग गई, किसी ने ज़्यादा मारा, खतरनाक मारा तो मर भी जाते हैं इंसान, तो वही सेल इंजरी का केस होता है। इसके बाद बात करें कि कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, यानी कि ये सेल इंजरी हो रही थी तो क्यों हो रही थी, इसके पीछे क्या थे। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे स्ट्रेस लग रहे थे ये सेल इंजरी कर रहे थे, तो ये स्ट्रेस एक्चुअल में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। पहला होता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अगर हमारी कमी हो गई, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सेल हमारे मरने लगते हैं, ये हो गया। इस्कीमिया होता है हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, और ब्लड की कमी में भी मेनली ब्लड की कमी होगी तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड हमारा ऑक्सीजन हमारा ब्लड के अंदर ही ट्रेवल करता है। फिर हमारे होते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। कई बार होता है कि हमारा क्या है, जैसे इम्यून सिस्टम है ना, तो वही हमारा क्या करता है, जो फॉरेन बॉडीज होती हैं बाहर की जैसे लड़ता है, तो हमारे खुद के सेल भी कुछ ना कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे। फिर कुछ माइक्रोबियल एजेंट, कोई बैक्टीरिया वायरस जैसे कोरोना का भी आया था, तो उसने बहुत सारे सेल्स वगैरह को डैमेज किया था, हमारे लंग्स के सेल को डैमेज किया था, जिससे इंसान वगैरह की मौत हुई थी, तो ये माइक्रोबियल एजेंट हो जाते हैं। फिर न्यूट्रिशनल बैलेंस, कई बार जो खाने पीना हमारे बॉडी में चाहिए वो अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता तब ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक डिअरेंजमेंट, जो हमारे सेल्स हैं उनमें भाई डीएनए आरएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, अगर इनमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, तब हमारा सेल डेथ कर जाता है। इसके अलावा फिजिकल केमिकल एजेंट, जैसे हमारे रेडिएशन है, कोई ज़्यादा जल फुल गया, केमिकल में जैसे एसिड वगैरह हमारे सेल को जला देता है, तो ऐसे कुछ भी हमारे एजेंट है वो डैमेज कर सकते हैं। और लास्ट में साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कुछ दिमाग वाली बीमारी होती है ना, तो उसमें भी इंसानों की डेथ वगैरह हो जाती है, उसमें भी सेल वगैरह डेथ कर जाते हैं। तो ये कुछ हमारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में सेल इंजरी हो सकता है। अब जैसे लॉन्ग में आता है सेल इंजरी, ये दोनों मिला दो आपका 2 3 नंबर 5 नंबर में हो जाता है क्वेश्चन। फिर हमारा आता है डिफाइन द टर्म सेलुलर एडेप्टेशन। तो सेलुलर एडेप्टेशन एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे होते हैं दीज आर अडेप्टिव चेंज विच ऑकर व्हेन सेल एडजस्ट देमसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस टू सर्वाइव एंड मेंटेन द नॉर्मल होम्योस्टेसिस। अब मैंने आपको क्या बोला था, जैसे हमारा ये सेल है, तो अगर सेल पे कोई भी स्ट्रेस हमारा अटैक करता है तो पहले सेल कोशिश करता है कि वो उसको हैंडल कर सके। तो जब वो हैंडल करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप का कुछ ना कुछ चेंज कर लेता है, चाहे उसका शेप चेंज हो, चाहे उसका फंक्शन चेंज हो, तो इसी को हम सेलुलर अडेप्टेशन बोलते हैं, यानी कि उसने उस कंडीशन को अडप्ट कर लिया। अब जैसे आप मान लो, आपको क्या लग रहा था, जैसे आप लोग अभी मतलब मान लो, चलो इसको ना खाने के एग्जाम्पल से समझते हैं, वो हमारे फेवरेट रहते हैं। तो जैसे मान लो कि आप लोगों को बहुत तेज भूख लगी है और आपको जो है टिंडे की सब्जी या मान लो लौकी की सब्जी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, तो जब वो इमरजेंसी और आपको कुछ और खाने को नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को इस तरह अडप्ट कर लोगे कि भाई आप टिंडे की सब्जी भी खा लोगे। भाई मुझे पता है, कमेंट बताओ, किसी को भी पसंद नहीं होगी टिंडे की सब्जी, नाम ही इतना गंदा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे आप लोगों ने खुद को अडप्ट किया ना, कि आपको मजबूरी में सही लग रहा है, आपने टिंडे की सब्जी खाई अपने आप को ठीक करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे होता है कि जैसे हमारा ये सेल था नॉर्मल, तो इस पे जो स्ट्रेस पड़ा तो अपने आप को हैंडल करने के लिए कि सेल की डेथ ना हो, वो अपने आप को थोड़ा सा अडप्ट कर लेता है, जिससे वो जिंदा रह सके और अपनी हेल्थ और इन चीज़ों को मेंटेन कर सके, अपना काम परफॉर्म कर सके। इसी को हम जो है यहाँ पे जो है सेलुलर अडेप्टेशन बोल देते हैं, यानी कि अपने आप को सर्वाइव और मेंटेन करने के लिए। अब इसमें बेसिकली 5 तरीके होते हैं टाइप्स, वैसे ये पूरा लॉन्ग में आता है, लेकिन 2 नंबर में क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन आ गई, कई बार इसके 5 टाइप्स होते हैं, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। तो इन पांचों में से कोई सा भी हमारा 1 2 टाइप जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई इन पांचों में से कोई सा भी टर्म आ सकता है, तो हम यहाँ पे पांचों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये हमारा एट्रोपी है, इसका मतलब क्या है कि इट इज द रिडक्शन इन द सेल साइज विच मे हैव आल्सो रिड्यूस इट्स फंक्शन, इट मे कॉज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। अब इसमें सिंपली मतलब क्या रहा है, देखो एट्रोपी, ट्रॉपी एक्चुअल में एक तरह से साइज के लिए डिनोट किया, और ये मतलब एक तरह से अपसेंस मान लो या कुछ भी डिक्रीज मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हमारी ये सेल है तो इसका साइज हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मान लो अगर जो हमारा सेल्स थे उनको अगर अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा, उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो गई, उसमें स्टिमुलेशन हार्मोन वगैरह कम हो गई, तो आपको पता है कि जब सेल्स के लिए खाना पीना कम हो जाएगा तो वो अपना क्या करता है, साइज को छोटा कर लेता है। और साइज के छोटा होने की वजह से क्या है कि अब मान लो उसको कम खाना मिल जाता है, तो इस कम खाने में भी उसका जो सर्वाइव चल जाए, वो अपने आप को वो मतलब अपने आप को मेंटेन कर सके। तो ये हमारा होता है एट्रोपी, जिसमें सेल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर आता है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या है कि ये उसका जस्ट उल्टा है एट्रोपी का, कि इसमें हमारे सेल का साइज बड़ा हो जाता है। हाइपर मतलब बड़ा और एट्रोफी मतलब साइज, तो इसमें हमारे सेल का साइज बड़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है जिससे मान लो कोई भी जैसे यूट्रस को ले लो, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बेबी होता है उसको भाई खाने पीने का सारा कुछ चाहिए, तो उसका साइज बड़ा हो गया। तो यहाँ पे सेल्स ने क्या किया, अपने साइज को इंक्रीज कर दिया। बाकी हाइपरट्रोफी कार्डियक स्मूथ मसल्स में भी होती रहती है। तो ये हमारा
हमारा हाइपरट्रॉफी कि सेल का साइज बड़ा हो जाता है। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, तो प्लेसिया मतलब होता है नंबर ऑफ साइज। देखो यहाँ पे हमारा साइज जो सेल था ना उसका साइज बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, प्लेसिया मतलब होता है नंबर, यानी कि जो हमारे सेल्स है, मान लो कहीं पे एक इतने 2-3 सेल्स होंगे तो वहाँ पे हमारे सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो हाइपरप्लेसिया में क्या है कि इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अब ये हमारे क्यों बढ़ जाएगा, ड्यू टू कहीं सेल रेप्लिकेशन ज़्यादा हो गया, तो इन सब चीज़ों में ये हमारा बढ़ जाता है। और ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है या फिर हमारा थायराइड हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर की वजह से हमें हाइपरप्लेसिया देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें मेटाप्लेसिया के बारे में, तो मेटाप्लेसिया क्या है कि इट इज माने द रिवर्सिबल चेंज इन द टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है वो अपने टाइप को चेंज कर देता है। अब इसमें क्या है, जैसे वन टाइप ऑफ सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे टाइप में, और उसका जो फंक्शन वगैरह है वो भी चेंज हो जाता है। और ऐसा क्या होगा, अगर कोई मान लो सेल है उसको प्रोलॉन्ग इरिटेशन हो रही है, हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है, उस वजह से हो रहा है। अब इसको कुछ इस तरह समझो, मान लो कोई एक बंदा बहुत ही सिंपल है, सीधा साधा है भाई, ये हर कोई उसको जाके परेशान कर रहा है भाई, ये भी होंगे वो कर रहा है। अब मान लो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो क्या करेगा, अपने नेचर को बदल देगा और वो यहाँ पे गुस्से वाला हो जाएगा और वो भी लड़ाई झगड़े हर किसी से करने लगेगा। तो अब जो लोग उसके पास आ रहे थे वो उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो यही है यहाँ पे कि सेल अपने मेटाप्लेसिया में क्या है कि सेल अपने टाइप को ही चेंज कर देता है। क्या करता है, उसने अपने टाइप को चेंज कर दिया। एग्जाम्पल जैसे कोलुमनार एपिथेलियल सेल जो हमारे होते हैं वो स्क्वेमस एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया मेटाप्लेसिया के केस में। बाकी इसमें वही है, प्रोलॉन्ग इरिटेशन ज़्यादा हो रही है या हार्मोन डिस्टर्बेंस हो गया या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, उस केस में ये ऐसा बदल जाता है। फिर हमारा आखिरी में आता है डिस्प्लेसिया बेसिकली। तो डिस्प्लेसिया एक्चुअल में मान लो कि डिसबैलेंस कुछ हो जाता है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक अबनॉर्मल या फिर डिसऑर्डर डेवलपमेंट होता है सेल्स का, या फिर सेल्स हमारी इरेगुलर ग्रोथ हो रही है, यानी कि कोई हमारा सेल वगैरह है तो या तो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो कुछ गड़बड़ हो गई है, या इम्बैलेंस हो गई, या अबनॉर्मल हो रही है, जो ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, बस उससे हटके कुछ भी हो रहा है। तो डिस्प्ले सारा काम हो गया। अब ये भी क्या होगा, अगर क्रॉनिक इरिटेशन होगी, सेल को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है या इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा देर तक होगी, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बेसिकली क्या होगी, जब हमारे जैसे एपिथेलियल सेल है तो उसकी जो लेयर है उसका नंबर ही बढ़ जाता है, और इस नंबर बढ़ने से पूरा एक ऑर्डर हमारा बिगड़ जाता है सेल्स का हमारा। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो कैल्सिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सेल इंजरी वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो सेल डेथ वगैरह होनी होगी उसी में एक होता है कि जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है। कैल्सिफिकेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है। और इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे सेल है ये वाला, मान लो कोई सेल है और इसके अंदर कैल्शियम हमारे बढ़ते जा रहा है, तो ये थोड़ा हमारा पूरा टाइट सा हो जाता है और ये अपना देन जो फंक्शन इसका हो रहा होगा उसको परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यही फंडा होगा यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और इस प्रोसेस में कैल्शियम बिल्डअप हो जाता है बॉडी टिश्यू में, जिससे हमारे टिश्यू हार्ड हो जाते हैं और ये अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते या अब नॉर्मल प्रोसेस शो करते हैं हमारे। उसके बाद आता है डिफाइन द टर्म सेल डेथ क्या होती है। तो वही मैंने बताया कि इसमें बेसिकली क्या है कि सेल हमारे डेथ कर जाते हैं कब, फिर ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है। अब ये या तो हमारा होता है एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अपोप्टोसिस, इसमें दो तरह की होती है, एक होती है अपोप्टोसिस, एक होती है नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के मान लो कहीं सेल्स हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक फिक्स हो जाता है सीन कि धीरे धीरे हमारे ये सेल्स जो वो डेथ करते जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक दूसरे में करते जाएंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पे होती है नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है अनकंट्रोल डैमेज हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी अपने आप मरते जा रहे हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस इन दोनों के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें अपोप्टोसिस होता है और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें नेक्रोसिस होता है। तो ये बात आपको कमेंट करके लिख के बताना है, इन दोनों के डिफरेंस वगैरह जो भी आपको समझना है, और भाई लिखना जरूर है, क्योंकि आप लिखोगे तब जो बाकी के और बच्चे हैं ना वो भी उसको पढ़ेंगे, लाइक करेंगे और उन्हें भी ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो फटाफट जाओ, जिसको आता है भी कमेंट करके लिखो। तो यहाँ पे हमने खैर नेक्स्ट दे भी दिया है। तो नेक्रोसिस हमारा होता है सेल डेथ दैट ऑकर्स ड्यू टू इंजरी, कोई इंजरी इन्फेक्शन या टॉक्सिन की वजह से हो जाता है और इसमें अनकंट्रोल सेलुलर डैमेज या फिर डेथ हमारी होने लगती है नेक्रोसिस के अंदर। अब जो अपोप्टोसिस है जो मैंने यहाँ पे बताया, नेक्रोसिस में हमारी अनकंट्रोल डैमेज है और अपोप्टोसिस क्या है कि ये हमारी कंट्रोल प्रोसेस है। यहाँ पे जो सेल है वो इंटेंशनली यानी कि फिक्स हो जाता है कि वो धीरे धीरे मरते जाएंगे। तो वही मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अपोप्टोसिस कौन सी मतलब बीमारी में हो रहा है और नेक्रोसिस कौन सी बीमारी में हो रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब हमारा यहाँ पे आता है यूनिट 1 का ही चैप्टर 2 इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई भी हमारा सेल वगैरह ये होता है, तो जब इसके ऊपर जो मैंने बोला कि स्ट्रेस लगता है और इस पर इंजरी होती है, तो हम लोग को कैसे पता चला कि भाई सेल्स को कुछ हुआ।
कोई तो हमें साइन सिम्टम होना चाहिए। जैसे मान लो आप लोगों को भूख लग रही है, तो आप घर पे बताते हो, एकदम आपके पेट में अजीब सा आता है, गुड़ गुड़ होती है, जैसा होता है, तो आपको पता लग जाता है। वैसे ही जो हमारा सेल है ये, तो सेल्स पे अगर कोई स्ट्रेस पड़ा और सेल में कोई भी हमारी इंजरी हो रही है, तो हम लोगों को कैसे पता चला कि इंजरी हो रही है? तो इसके लिए जो हमारा सेल होता है ना, वो कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, कुछ मतलब लोकल रिस्पॉन्स देता है। तो उन्हीं लोकल रिस्पॉन्सेज को हम यहाँ पे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ये हमारा सेल है, तो सबसे पहला तो होता है कि अगर कहीं कोई इंजरी होती है कुछ भी, तो हमको पेन होता है, यानी कि दर्द फील होता है, जिससे हमें पता लगता है कि भाई कहीं पे चोट लगी है। ये मेरी उंगली है, अगर मैं इसमें ये चुभो देता हूँ, तो यहाँ पे इस जगह के जो सेल्स है ना, उनको एक तरह से पेन होगा, उन्होंने मुझे शो किया कि भाई यहाँ पे कुछ लग रहा है, और हम फटाफट उस चीज़ को हटा लेते हैं। तो पहला नंबर पे पेन होता है। दूसरा क्या है, आप देखोगे कि उस जगह रेडनेस दिखाई देती है, कि बहुत ज़्यादा लाल लाल सा हो जाता है, वो जगह दिखती है। सेकंड, अगर मान लो कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इस सेल पे किसी मधुमक्खी ने या कोई वो प्रिंट होती है पीली वाली, उसने काट लिया, तो एक तो वहाँ पे पेन होगा, दूसरा रेडनेस होती है, तीसरा वो जगह पे हमारी स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी स्वेलिंग हमको देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह भी होता है। तो ये कुछ हमारे साइन होते हैं ना, इनसे हमको ये पता लगता है कि भाई वहाँ पे हमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमारे सेल्स वगैरह का इंजरी हुई है। तो इन्फ्लामेशन एक्चुअल में क्या है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इट इज़ द लोकल रिस्पॉन्सेज ऑफ आवर बॉडी टू एन इंजरी। कोई भी इंजरी होती है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारी जो बॉडी है, वो उसके लिए कुछ लोकल रिस्पॉन्सेज शो करती है, जिससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये होती क्यों है? तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारी मधुमक्खी ने काटा, जो हमारी है, उसने जब यहाँ काटा, तो यहाँ पे वो अपना कुछ टॉक्सिन छोड़ देती है, यानी कि जो उसका जहर मान लो वो छोड़ देती है। अब हमारी बॉडी क्या करती है कि इससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम क्या करेगा कि इससे लड़ने आता है, और जब ये इससे लड़ता है, इसको मारता है, तो इस समय हमारे जो खुद का सेल है ना, वो भी थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। तो ये खुद का जो डैमेज हो रहा है, उसी चक्कर में हमको यहाँ पे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग दिखती है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा इसको हम जो है डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कि यहाँ पे हमारी बॉडी का जो सिस्टम था, वो जब लड़ने आया, तब ये रिस्पॉन्स देखने को मिले, इसीलिए इसको हम बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। तो अब आता है इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम क्या है। तो वैसे अगर 2 नंबर में आए ना ये क्वेश्चन भी, तो इसको यहाँ पे इंक्लूड करके ही लिखना है, इसको खाली मत छोड़ना। तो यहाँ पे आप बताना कि जो क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होते हैं। जो इन्फ्लामेशन हो गई, तो एक तो हमारा रिवर, यानी कि रेडनेस दिखती है वो जगह पे, फिर ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, फिर कलर मतलब होता है कॉलर, इसको कॉलर बोलते हैं, सॉरी कलर नहीं है ये, वहाँ पे हीट जनरेट होगी, यानी कि वो जगह हमारी आप छू कर भी देखोगे तो थोड़ी सी गर्म लगती है। उसके बाद डॉलर मतलब यहाँ पे होता है पेन, यानी कि उस जगह आपको पेन देखने को मिलता है। और लास्ट हमारा होता है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि वो जगह अगर आप देखोगे, आप ऐसे छू भी देखो, कुछ टाइम के लिए वो शून्य सी हो जाती है, यानी कि वो अपना कोई भी काम नहीं कर रही होती है, वो रेस्ट कंडीशन में चली जाती है, और उसका फंक्शन खो चुका होता है उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यही हमारा होता है पूरा इन्फ्लामेशन का, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, तो टाइप्स को आप पहले समझ लो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बोला कि ये अपना लॉस ऑफ फंक्शन खो देती है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, यानी कि ये पूरा हमारा इन्फ्लामेशन हुई, और कुछ टाइम के लिए अगर सेल अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी कि ऐसी इन्फ्लामेशन है जिसमें हमारा सेल परमानेंटली नहीं मरा है, बस वो कुछ टाइम के लिए डैमेज हुआ है, और थोड़े टाइम बाद वो रिवर्सिबल यानी कि अपनी वापस कंडीशन में आ जाएगा। अब हम बात करें अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में, तो जैसे मान लो जो स्ट्रेस पड़ रहा था ना, वो हमारा कंटिन्यूस पड़ता जा रहा है, वो हट ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या है कि ये हमारा जो यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा था, या ये जो हमारे रिस्पॉन्स दिख रहे थे, ये हमें लंबे टाइम तक के लिए दिखना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे अगर ये नहीं हटता है, तो हमारे जो सेल है वो यहाँ पे डेथ भी कर जाते हैं। तो एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए, क्रॉनिक हमारा लॉन्ग टाइम के लिए। बाकी ये सब लॉन्ग में आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हमारी ये पूरी की पूरी यहाँ पे हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेशन आखिर क्यों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कॉजेज होते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे कैसे हो सकता है। तो फिजिकल में क्या है कि कहीं बहुत ज़्यादा जल गया कोई, या बहुत ज़्यादा कहीं पर ठंडा हो गया, या कहीं पर रेडिएशन वगैरह कोई लग गया, या किसी को चोट वगैरह लगी, ट्रॉमा, फिजिकली चोट लगी, तो इन सब रीजन से हो सकता है। केमिकल में कोई केमिकल वगैरह जैसे HCl वगैरह हो गया, कोई ड्रग्स अगर उसको साइड इफेक्ट कर गया जिसकी वजह से, कोई टॉक्सिन वगैरह रिलीज हो गया उसकी वजह से। फिर बायोलॉजिकल एजेंट में बात करें तो जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, जैसे कोरोना वगैरह था, उनकी वजह से हो जाता है। और यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी क्या करती है, जो मैंने डिफेंस बोला ना, ये मान लो कि हमारी बॉडी का कभी यह होता है कि मतलब वो हो जाती है, यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, इसको लगता है कि ये जो हमारा एजेंट है, मान लो बॉडी के सेल्स हैं, इसको लगता है कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है, ये कहीं बाहर का है, और उस चक्कर में क्या करता है कि वो यहाँ पे अपना सिस्टम दिखा के उस सेल को डैमेज करने लगता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ एक तरह से बोल देते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, कि हमारी खुद की इम्यूनिटी खुद के ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है।
बाकी जो हमारा पार्ट 1 था ना सेल इंजरी वाला, वो थोड़ा-सा यहाँ छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा सेल इंजरी है, तो जो मैंने बोला कि स्ट्रेस जहाँ पे आया उसने इस सेल को ख़त्म किया और थोड़े टाइम बाद वो सेल हमारा फिर से पहले जैसा हो गया। उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, कि हमारी सेल इंजरी जो हुई वो फिर से लौट आती है। लेकिन इर्रिवर्सिबल क्या होता है कि मान लो कोई यहाँ पे अटैक कर रहा है स्ट्रेस, और उसने जब अटैक किया तो वो अटैक करता रहा और वो सेल क्या हो गया, इतना डैमेज हो गया कि अब वो वापस अपनी रिमेन जैसा वो था पहले जैसा नहीं हो पाता। उसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सल सेल इंजरी, कि वहाँ पे जो सेल था वो अपना फंक्शन या कुछ भी चेंज कर चुका है, पहले जैसा नहीं हो रहा। इसमें मान लो कि कई बार जो हड्डियां टूटती हैं बॉडी की वो जुड़ जाती हैं, ठीक हो गया, लेकिन कई बार हड्डियां टूटी तो भाई नहीं जुड़ रही हैं, आपको जिंदगी भर वैसे ही रहना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अगर ठीक होगी तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म बाउंड हीलिंग क्या होता है एक्चुअल में। तो इट इज डिफाइंड एट इट इज द रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू ऑकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। यानी कि कोई भी जो हमारा जैसे सेल यहाँ डैमेज हो रहा था, इधर सेल डैमेज हो रहा था, तो कहीं भी जो सेल डैमेज हो रहा था, अब जो बाउंड हीलिंग क्या होती है, इस सेल के रिपेयर होने की प्रोसेस को हम यहाँ पे बाउंड हीलिंग बोलते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये था मेरा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं जल गया था, यहाँ पे सब्जी में तड़का लगा रहा था, तो जैसे ये सेल जल गया तो इस तरह के मैं आपको जो थोड़ा सा दिखाऊं, ध्यान नहीं दिया, तो इस जगह के जो सेल थे ना मेरे वो डैमेज हो चुके हैं, यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ पूरा घाव हो गया। अब धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे रीजनरेशन हो रही है, रिपेयर हो रही है, यानी कि फिर से ये पहले जैसे हो रहे हैं हमारे, अभी पूरे अच्छे से नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे मेरा एक रिपेयर हो चुका है, यानी कि जगह ठीक हो रही है, लेकिन अब रीजनरेशन का काम चल रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ये न्यू स्किन आनी होगी वो हमारी रीजनरेशन का काम हो रहा है। तो इसी को बाउंड डीलिंग बोलते हैं, यानी कि ये रिपेयर और रीजनरेशन हो रहा है हमारे किसी भी डैमेज टिश्यू का, जो किसी इंजरी की वजह से हो जाता है। अब इसमें बेसिकली फर्स्ट इंटेंशन सेकंड इंटेंशन के द्वारा होता है, तो ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग आप जाके देख लेना क्या होता है, वो हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ये कभी बात 2 नंबर में आ जाते हैं। एसिडोसिस हमारा एसिड से कनेक्ट होता है, एल्कलोसिस हमारा एल्कलाइन यानी कि हमारे बेस से कनेक्ट होता है। तो अगर जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक्सेस मात्रा में अगर एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, तो इस वजह से जो हमारा पीएच का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा ब्लड का पीएच डिक्रीज हो गया, यानी कि हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी कंडीशन को हम यहाँ पे एसिडोसिस बोल देते हैं। और अब हम बात करें सेकंड एल्कलोसिस के बारे में, तो ये वो कंडीशन है हमारा ब्लड का पीएच बढ़ने लगता है और नॉर्मल से ज़्यादा, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा बेस है ना उसका एक्सेस मात्रा में होने लगता है। तो जब बेस ज़्यादा हो जाएगा तो भाई हमारा बेसिक नेचर का हो गया, तो ज़्यादा वो बढ़ने लगता है और उसी को हम एल्कलोसिस बोल देते हैं। तो एसिडोसिस एसिड ज़्यादा, एल्कलोसिस बेस ज़्यादा हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन के अंदर एक और एडिशनल क्वेश्चन बनता है, इसको आप पढ़ लेना, जैसे राइट अ रोल ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, यानी कि हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं। तो ये हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कराने में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमारा हिस्टामिन है जो मास्ट सेल के अंदर से आता है, तो ये हो गया। फिर हमारे इंटरल्यूकिन्स हो गए, हमारे साइटोकाइंस हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए। तो ये कुछ हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इन्फ्लामेशन को कराते हैं। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग में आप देख लेना, बाकी चलो एक आप बता दो, ये मैंने आपको बता दिया। अब इंट्राल्यूकिन्स का क्या रोल होता है इन्फ्लामेशन में, ये आप बताओ, यानी कि इसका बेसिकली क्या काम है, इंटरल्यूकिन ये कैसे इन्फ्लामेशन वगैरह करा रहा है, ये आप कमेंट करके बताओ। तो अब हम बात करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और एक तरह से हमारा पूरा ओवरव्यू हो जाएगा यूनिट सेकंड का। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, हमारा राइट और लेफ्ट वाला ही सीन होता है, कुछ अलग नहीं होता, जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हम आल्सो हार्ट फेलियर नाम से भी जानते हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा हार्ट क्या करता है कि वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता अच्छे से। अब चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, अब ऐसा हार्ट वैसे लोगों को दिया जाता है, अब किस किस के पास ऐसा बताऊँ। तो इस हार्ट का काम क्या होता है कि यहाँ से जैसे लंग से हमारा आया और इधर बॉडी में पूरे में क्या कर रहा है, ब्लड को ये पंप कर देता है, यही सिंपल सा काम होता है। लेकिन अब यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि ये जो हार्ट है ना, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी कि इसका काम है कि यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, लेकिन ये इस काम को परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अपने काम को पूरा करने में ये फेल हो गया, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है हार्ट फेलियर। अब ये नाम हो गया। कंजेस्टिव वर्ड क्या होता है कि अब क्या होता है, जैसे ये पंप नहीं कर पाता, ये पंप करना होता पंप नहीं कर पाता, तो उस चक्कर में क्या है कि हमारे हार्ट के पास 4 जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे हमारा ब्लड भर जाता है क्योंकि पंप नहीं कर पा रहा, और जब यहाँ भर गया तो ऊपर वाला भी इधर से पंप नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में क्या है कि ये जो हमारा ब्लड भर जाता है ऊपर, कंजेस्टेड हो गया एकदम, जान की भीड़ भड़का हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड हो गया और इसको पंप नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए इसका नाम होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कि हार्ट के अंदर पूरा कंजेशन क्रिएट हो गया, वहाँ पे ब्लड वगैरह हमारा भर गया और हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो हार्ट अपने काम करने में फेल हो गया, तो हार्ट फेलियर हमारा हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड टू सफिशिएंट अमाउंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या होता है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है, फेलियर दैट लीड टू कंजेशन इन द लंग्स।
अब देखो जो हमारा हार्ट है ना, उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो यहाँ से इधर साइड से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, इधर से पंप करता है। तो जब इधर से पूरा ब्लड को पंप करेगा लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये जो हमारा पूरा वेंट्रिकल वाला एरिया है ना, ये हमारा भर जाता है। और जब ये भर जाएगा तो जो लंग्स हमारा होता है, लंग से हमारा ब्लड इधर आता है। तो जब लंग से ब्लड इधर आएगा तो ब्लड आ ही नहीं पाएगा, यहाँ से ब्लड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा भरा हुआ है। तो इस चक्कर में क्या है कि यहाँ हमारे ब्लड में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, इधर एक्यूमुलेशन होगी और इधर बॉडी में नहीं जा पाता। तो फॉरवर्ड को हम यहाँ पे एक्चुअल में लेफ्ट साइड वाला भी एक तरह में बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर पूरी की पूरी, और हमारा फ्लूइड इधर नहीं जा पाता। तो ये हमारा लेफ्ट साइड या फिर फॉरवर्ड फेलियर हो जाता है, फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। बैकवर्ड क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से वापस घुसता है हमारा बॉडी में से, जो मतलब CO2 देने O2 यहाँ पे देने के बाद जो CO2 वाला ब्लड है वो हमारा वापस इधर से घुसता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड हार्ट है वो काम ही नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा तो ये जो हमारा ब्लड है वो पूरा हमारा इसमें एंट्री नहीं कर पाता है, और जब एंट्री नहीं कर पा रहा है तो जो हमारा बॉडी का ये पार्ट है ना, यहाँ पे हमारा फ्लूइड जो ब्लड है वो इकट्ठा होने लगता है, और इस फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से हमारा ब्लड इधर आगे और नहीं आ रहा, तो ये जो इधर इकट्ठा हो जाता है। तो बैकवर्ड क्या है, ये पीछे साइड से चलता है, बैकवर्ड फेलियर लीडिंग टू एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। यानी कि इस केस में जो हमारी बॉडी है वहाँ पे फ्लूइड हमारा ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, और उससे हमारा ब्लड इधर नहीं आ पा रहा, और इसमें फॉरवर्ड वाले में कि ये आगे ब्लड को नहीं भेज पा रहा है, इस चक्कर में सारा का सारा ब्लड हमारा लंग्स में इकट्ठा हो गया, तो लंग्स में हमारी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा CHF के बारे में। ये इस तरह आएगा, तो ये सारी बातें लिख के आ जाना। बाकी अगर आपको हो सके तो इस तरह का छोटा सा डायग्राम बना के आ जाओगे, भाई 2 की जगह 3 दे देगा, पर 2 की जगह 1.5 या 1 नंबर नहीं देगा, तो याद रखना पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकंड हमारा आता है डिफाइन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये हमारी वो कंडीशन है जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है पूरी बॉडी हमारे सेल से मिलकर बनी हुई है, तो और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको भाई ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ऑक्सीजन हमारा कहाँ से मिलता है, ब्लड के अंदर से मिलता है। अब जो हमारा ये हार्ट है ये भी तो हमारे को सेल से मिलकर बना है ना, इसको हम मायोकार्डियल सेल्स बोलते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा हार्ट है ना, इसको खुद को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको खुद को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो वो कंडीशन जब हमारे जो हार्ट है उसके खुद के सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उस चक्कर में जो हमारे हार्ट होता है ना, तो हार्ट के जब सेल्स को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट के सेल्स क्या करते हैं, डेथ होना शुरू हो जाते हैं, और जब डेथ हो जाएंगे तो हार्ट भी हमारा धीरे धीरे पूरा डेथ कर जाता है। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि इसमें हमारे जो कार्डियक के टिश्यू हैं, जो कार्डियक के सेल्स हैं, वो हमारे डेथ कर जाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, और ब्लड सप्लाई से क्या है, प्रॉपर मात्रा में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए हमारे हार्ट में ये अटैक, एक तरह से इसको हार्ट अटैक वगैरह भी बोल देते हैं। बाकी ये प्रोलॉन्ग इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, यानी कि लंबे टाइम तक ब्लड की कमी होती है तब ये मिल सकता है, और इसमें इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है हमारे हार्ट सेल की। फिर हमारा आता है थर्ड, राइट द रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी एक बीमारी होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो इसमें हमारे प्लैग जनरेट हो जाते हैं। प्लैग मतलब इस तरह के हमारे प्लैग जनरेट हो जाते हैं, और इस प्लैग में क्या होता है कि ये हमारे बेसिकली जो लिपिड्स और फैट होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारा ब्लड यहाँ पे जा रहा होता है, तो ब्लड को क्या है, यहाँ पे जगह कम मिल पाती है, देखा जाए तो बहुत ही कम जगह मिल रही है। इससे हमारी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ब्लड का अमाउंट कम हो गया, और जब ब्लड कम हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ही होता है। और इस सब चक्करों में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो इसी बीमारी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोल देते हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों को डिफाइन आपको कर दिया। तो अगर कोई ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल खा रहा है, या ट्राइग्लिसराइड का लेवल, क्योंकि जो हाई कोलेस्ट्रॉल में जो हमारे बैड लिपिड्स और गुड लिपिड्स आपने देखे होंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल और गुड लिपिड्स, तो ये सब हमारे इसको बढ़ावा देते हैं। तो गुड वाले तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो इसको पूरा बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर अगर हमारा बहुत ज़्यादा है तो ये भी इस चीज़ को बढ़ावा देगा। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई बहुत ही कम एक्सरसाइज वगैरह करता है, उस केस में कोई बहुत ज़्यादा फैटी डाइट ले रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह खाता है, उसको हो सकता है। इसके अलावा कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, या ओबेसिटी, किसी में मोटापा ज़्यादा है, तब भी ये प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंजियोजेनेसिस। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे सभी के लिए हमारा कॉमन है। देखो एंजियोजेनेसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, यानी कि कोई भी हमारी जगह, चाहे कहीं भी हो, कोई भी ऑर्गन हो, हर तरफ क्या हो रहा है कि जो हमारी नई ब्लड वेसल्स बनती है ना, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एंजियोजेनेसिस बोल देते हैं। एंजियो बेसिकली हमारा ब्लड कैपिलरी वगैरह से होता है, और जेनेसिस मतलब होता है बनना। तो एंजियोजेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, और जो बेसिकली कहाँ से बनेंगी, जो पहले से बनी हुई है उन्हीं से थोड़ा बहुत हमारा डेवलप होना शुरू हो जाती है। बाकी ये ग्रोथ, डिफरेंशिएशन ऑफ एंजियोजेनेसिस इन सबसे होती है। बाकी ये हमारी क्या करेंगे, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन इनको सप्लाई करने में हेल्प
हेल्प करती हैं। तो और बाकी बस यही है। बाकी जैसे कैंसर वगैरह जब होता है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रोल प्ले करते हैं। ये कैंसर वाला जब पार्ट आएगा तब आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। बस अभी चाहो तो इसको आप ना लिखो, इतना भी लिख दो कि एंजियोजेनेसिस का मेन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। अब हमारे यहाँ पे आता है इलस्ट्रेट रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। तो सीओपीडी एक्चुअल में क्या होता है, चलो इसकी ना फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करके बताओ भाई, कितने लोगों को पता है सीओपीडी की फुल फॉर्म बताओ। तो सीओपीडी एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा अस्थमा होता है ना, अस्थमा में बेसिकली क्या होता है, चलो मैं पहले आपको अस्थमा के बारे में बता देता हूँ। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने मतलब यहाँ पे अलग से आपके लिए लिख दिए। तो अस्थमा वाले केस में क्या होता है कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जहाँ से हम एयर ऊपर से लेते हैं और हमारे लंग्स के अंदर जाती है, सिंपल सा फंडा होता है। तो ये जो हमारा एयर वे होता है, पास वे होता है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, इसमें हो जाती है इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन किसी भी टॉक्सिन वगैरह से बाहर से कोई चीज़ आ गई, कोई गंदगी आ गई, डस्ट आ गई, उन किसी भी मतलब इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक तो नैरो हो जाएगा, जो हमारा ये मान लो पाथवे था पूरा का पूरा इसका ट्रैकिया का, ये एक तो पतला हो गया, नैरा हो गया, और ऊपर से इसमें स्वेलिंग आ जाती है, पूरा हमारा स्वेल हो जाता है। और इसके अंदर जो म्यूकस होता है हमारा, जो उसको मतलब एकदम फ्लुएंट रखता है, जैसे कोई भी चीज़ आराम से फिल हो जाए, उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस आता है तो ये फिल हो जाता है और यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचती है। और जब जगह बहुत ज़्यादा कम बचती है तो इस वजह से जो हमारी एयर है वो यहाँ से ईजिली क्रॉस नहीं हो पाती, एयर ईजिली लंग्स के पास नहीं पहुँच पाती, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यही हमारा होता है अस्थमा की, इसमें हमारा जो इन्फ्लामेशन हो जाती है नैरो वगैरह, इसमें इससे हमें सांस लेने वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। समझ गए। अब अस्थमा के बाद हमारे यहाँ पे सीओपीडी आता है, तो ये भी हमारा अस्थमा जैसा ही होता है, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा लंबे टाइम तक के लिए होता है और इस वजह से हमको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। अब सीओपीडी के पीछे मेनली दो रीज़न होते हैं, एक होता है एम्फाइसीमा, एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्चुअल में देखा जाए तो सीओपीडी हमारा अस्थमा से ज़्यादा भी डेंजर माना जाता है और ये हमारे एक्चुअल में फोर्थ लीडिंग केस है, जिसकी वजह से डेथ सबसे ज़्यादा होती है मतलब पूरे इसमें, तो इसीलिए ये ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो एम्फाइसीमा में क्या हो जाता है, जो हमारे लंग्स थे, जैसे यहाँ से अगर हम देखेंगे ये पूरा हमारा जाके आगे लंग्स से कनेक्टेड होता है। लंग्स में जो ये एल्वलाइज थे हमारे, इन एल्वलाइज में डैमेज कॉज हो जाता है और एल्वलाइज का काम होता है ऑक्सीजन को छोड़ना और CO2 को वापस लेना। तो ये काम अपना अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि ये डैमेज होने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम यहाँ पे एम्फाइसीमा बोलते हैं। और यहाँ पे होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो जैसे अस्थमा केस में ब्रोंकाइटिस हो रहा था, यहाँ पे पूरी मतलब ये पूरा इन्फ्लामेशन हो रहा था, तो ये हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है उसमें जो हमारा सीओपीडी है। तो ये दोनों ही लगभग हमारे सेम है, ये थोड़ा और डेंजर माना जाता है। तो अब हमारा आता है रिस्क फैक्टर क्या होते हैं सीओपीडी के लिए, सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, अगर कोई ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में तो चांस है सीओपीडी होने के। इसके अलावा कोई केमिकल्स, डक्ट और फ्यूम वगैरह में ज़्यादा काम करता है, धुएं वगैरह वैसी चीज़ों में, तब बहुत ज़्यादा चांस है। और इसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है और स्मोकर के पास भी रहता है, कई बार एक्टिव स्मोकिंग होती है, खुद कर रहे हो, पैसिव है कि यहाँ पे कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है और उसका धुआं निकल रहा है, आप लोग खड़े हो, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, फिर भी आपके पास धुआं जा रहा है और इस चक्कर में क्या है आपको स्मोक मतलब जो कैंसर ये सब चीज़ें होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है। तो सीओपीडी का सबसे प्राइमरी रीज़न होता है वो होता है स्मोकिंग। तो इसको तो आपको बिल्कुल ही भाई छोड़ देना है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा जेनेटिक कंडीशन कॉल्ड अल्फा 1 डेफिशिएंसी, इसकी वजह से होता है। और अगर किसी को हिस्ट्री था यानी कि किसी के पेरेंट्स वगैरह में था, तब भी ये चांस होने के बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम किडनी फेलियर नाम से भी जानते हैं। तो किडनी का एक्चुअल में काम क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, उसका काम है कि ये मान लो हमारी पूरी की पूरी किडनी है, ये इधर किडनी दो लंग्स जैसा नहीं है, ये हमारा पूरा है। तो किडनी का काम है कि जो हमारा ब्लड आ रहा है उस ब्लड को पूरा फिल्टर कर देती है और फिल्टर करके क्या है जो बचे हुआ वेस्ट है उसको यूरिन बना के बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब अगर किडनी अपना काम अच्छे से नहीं करे, वो जो ब्लड को फिल्टर करने वाला है उस काम को अच्छे से परफॉर्म ना करे, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे किडनी फेलियर बोलते हैं। जैसे हमारा हार्ट फेलियर था, हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा था, उसी तरह किडनी फेलियर है कि किडनी अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो उसके बेसिकली दो काम है, एक हमारे ब्लड को अच्छे से फिल्टर ना करना और दूसरा जो वेस्ट हमारा निकला है उसको बाहर बॉडी से ना निकाल पाना। तो ये बेसिकली काम नहीं कर पा रहा है और इस वजह से क्या है कि जो हमारी किडनी है या जो हमारी बॉडी है उसमें जो टॉक्सिन्स है, जो डेंजर है या जो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि जब बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा तो बॉडी में ही तो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रीनल फेलियर वाला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी आता है, तो इसको भी आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। अब इसमें दो तरह की होती है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट वाला होता है टेम्परेरी, यानी कि मान लो कि टेम्परेरी हमारी किडनी लॉस हो गया, अपने फंक्शन को खो दिया, टेम्परेरी काम नहीं कर रही है। लेकिन जो क्रॉनिक है उसमें प्रोग्रेसिव है, यानी कि जो किडनी अपने फंक्शन खो रही थी ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और एक कंडीशन पे जाके वो इरिवर्सिबल हो जाएगा कि अब किडनी जो अपना काम बनना खो चुकी है वो अब अपना काम करना ठीक नहीं कर सकती, और उस केस में किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह या तो नई किडनी लगाओ या फिर ऑपरेशन वगैरह करते हैं या डायलिसिस करते हैं, ब्लड पूरा चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है जो हमारी चीज़ों में काम आते हैं।
तो वैसे तो लगभग सारा कुछ आपको पता ही चल गया, लेकिन अब हम यहाँ पे एक और रह गया था एंजाइना, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई, पूरा ही रिवीजन कराना है तो इसको क्यों छोड़ें। तो एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस नाम से भी जानते हैं, और एंजाइना का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट है, तो हार्ट में जो हमारा मतलब पूरा हमारा ये बॉडी होती है, तो बॉडी का जो लेफ्ट साइड होता है ना, यहाँ से एकदम दर्द शुरू होता है, सीने में चुभन वाला, जैसे किसी ने स्क्वीजिंग पेन, अगर इसको हम बोलेंगे तो स्क्वीजिंग पेन बोल सकते हैं, जैसे कोई चुभो रहा हो कील वाला, ऐसा पेन होना हमारा शुरू होता है। और ये हमारा लेफ्ट साइड शुरू होगा, वहाँ से हमारा हल्का सा ऊपर जाएगा, हमारी जो जॉ लाइन होती है वहाँ पे हमारा बैक शोल्डर वगैरह इधर, और हमारे पीछे बैक साइड, यानी कि पूरी लेफ्ट साइड पेन होना शुरू हो जाता है, और वो बाद में जाते धीरे धीरे आपका राइट साइड पे भी पहुंच जाता है। तो ये होता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। और ये बेसिकली कब होगा, जो हमारा हार्ट है उसको प्रॉपर मात्रा में अगर इस्कीमिया यानी कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा है, ब्लड वगैरह नहीं मिल रहा है, और अगर ये ज़्यादा टाइम तक होता है, अगर उसको प्रॉपर ट्रीट ना मिले, तो ये हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है उसको या तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है कि ऑक्सीजन को कम मिल रहा है, या हो सकता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इसके पीछे दो रीज़न है, एक होता है वेजोस्पाम, एक होता है सीएडी। वेजोस्पाम क्या होता है कि जो हमारी जैसे ये है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो ये कहीं पे जाके इस तरह से क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ देखोगे तो इधर बहुत ज़्यादा पतला नैरो जगह होगी, तो सिकुड़ गई है एक तरह से, वेजोस्पाम मतलब होता है सिकुड़ जाना। या हमारा एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें क्या है कि जो हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं, इनमें कहीं कहीं क्या हो जाता है, इस तरह के प्लैग बन जाते हैं, तो ये एक डिसीज हो गई। जैसे हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस था, तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी ब्लड को पास होने की, तो जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी यहाँ पे, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो गई, तो हमारी ऑक्सीजन की यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे हमारा एंजाइना हो सकता है। तो ये एंजाइना हो गया, ये अस्थमा हो गया। तो देखा जाए आपको यूनिट सेकंड का भी कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया, एक एक के बारे में आपको पता चल चुका होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट थर्ड के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो देखो, पहली बात जो एनीमिया होता है ना, उसको हम समझ लेते हैं, सभी के लिए आपका काम आएगा। तो एनीमिया में सिंपली ये हो रहा था कि जो हमारी बॉडी है, पूरी पूरी हमारी बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, तो इसमें जो हमारा ब्लड था, उस ब्लड का अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर किसी भी रीजन से हमारी पूरी बॉडी में अगर ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, तो उसी ब्लड के अमाउंट के कम होने की कंडीशन को हम यहाँ पे एनीमिया बोलते थे। और ये एक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में ब्लड कम होने की वजह से होता है। और बेसिकली जो ब्लड कम होने में, उसमें जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसकी जब कमी होती है, उसको हम खास करके एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और ये वही हीमोग्लोबिन है जो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर किसी वजह से आरबीसी कम हो गए, तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हमारे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यही रीजन है कि जो आरबीसी वाला मेन फंडा है ना, वो हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एनीमिया के लिए। तो ये आप समझ गए कि एनीमिया मेनली ब्लड की कमी, और मेनली उसमें भी आरबीसी की कमी हो जाना हमारा एनीमिया कहलाता है, और क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है और क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। तो अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे हमारे। तो कोई भी टाइप्स हमारा 2 नंबर में आ सकता है। पहला हमारा आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या है कि जो हमारा बोन मैरो आपको पता होगा, तो जो बोन मैरो होता है ना, वो हमारी बॉडी में ब्लड को बनाता है, यानी कि ब्लड को प्रोड्यूस करता है। तो बोन मैरो के अंदर हमारे आरबीसी बनते हैं। लेकिन मेगालोब्लास्ट वाली कंडीशन में क्या होता है कि बोन मैरो में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अब नॉर्मल और इमेच्योर आरबीसी बनाने लग जाता है। जैसे कुछ बड़े साइज के होंगे, कौन इमेच्योर होंगे, और उन्हीं बड़े और इमेच्योर आरबीसी को हम यहाँ पे मेगालोब्लास्ट बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बोन मैरो है, वो अपना क्या है, आरबीसी की जगह पे मेगालोब्लास्ट आरबीसी बनाने लगता है, जो अब नॉर्मल है। और इसी वाली कंडीशन को, क्योंकि मेगालोब्लास्ट एनीमिया आरबीसी है, तो ये क्या होगा कि कुछ टाइम बाद जल्दी, जैसे नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं उनकी लाइफ टाइम 100 से 120 दिन तक चलते हैं, लेकिन ये वाले हमारे जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जितनी जल्दी आरबीसी खत्म हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी बॉडी में ब्लड और सबकी कमी हो जाएगी, तो उसको हम एनीमिया बोल देते हैं फाइनली। तो यहाँ पे क्या है कि बोन मैरो हमारा मेगालोब्लास्ट वाले आरबीसी बनाता है, जो अब नॉर्मल है और उनका फंक्शन भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इस वाली कंडीशन को, जिसमें मेगालोब्लास्ट बनकर हमारी बॉडी में एनीमिया है, उसी को मेगालोब्लास्ट एनीमिया बोल देते हैं। तो ये सिंपल हो गया। अब इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट हमारे टर्म्स और हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ये मान लो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के अंदर से, किसी के अंदर से एक हमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन्स मिल जाता है। तो जो हमारे ये जीन होते हैं ना हीमोग्लोबिन वाले, ये क्या करते हैं, अब नॉर्मल है तो ये हमारी बॉडी में आके अब नॉर्मल आरबीसी बनाते हैं। अब ये कैसी होती है, तो ये बनाते हैं इस शेप की, यानी कि ये आपको शेप दिख रहा होगा, ये हमारा सिक्कल शेप होता है। सिक्कल का मतलब वैसे हमारा हसिया होता है, या इसको दरांती शेप बोल सकते हो, जो जैसे खेतों में जब जाते हैं ना, घास वगैरह को काटते हैं, तो वो इस तरह का हमें देखने को मिलता है।
ये पूरी दरारी होती है। तो इसी शेप में जब हमारी आरबीसी बनने लगती हैं, उसी को हम सिकल सेल बोलते हैं। और ये आरबीसी की खासियत क्या होती है, खासियत क्या नुकसान है कि ये हमारे जल्दी मरने लगते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए चलते हैं, और जब ये जल्दी मरेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी की कमी हो गई। इसके अलावा इनका एक नुकसान और है कि जैसे हमारे ये ब्लड फ्लो है, तो जब ये आरबीसी हमारी घूमती हैं तो ये आपस में स्टक भी हो सकती हैं, यानी कि इस तरह फंस जाएंगी, और फंसने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या कर सकती हैं, रोक टोक बना सकती हैं। इससे हमारा ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा और हमें ब्लड की ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी, और जहाँ पे हुई ब्लड की कमी हमारा आ जाता है एनीमिया। तो सिक्कल सेल में क्या है कि हमारी बॉडी में अब नॉर्मल तरीके से सिक्कल सेल से इस तरह के आरबीसी वाले बनने लगते हैं। सिक्कल सेल आरबीसी के ही होते हैं, और ये क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें पेरेंट्स में से किसी से भी क्या है, एक अबनॉर्मल जीन मिल गया हीमोग्लोबिन का, जो इस तरह के आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही मिलकर हमारे आरबीसी बनाते हैं, ये हो जाता है। बाकी ये हमारा एनीमिया को कॉज करेगा, और ये इन्फेक्शन, पेन एपिसोड ऐसा कुछ कर सकता है, एट लास्ट हमारे ऑर्गन वगैरह भी डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे होते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। अब हम बात करते हैं थैलासेमिया के बारे में। तो ये भी हमारी एक मतलब एनीमिया की ही कंडीशन होती है, और इसमें क्या होता है, ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है हमारा। और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये रेड ब्लड सेल अब नॉर्मल बनेंगे और इनका एक तरह से अमाउंट भी बहुत कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, ये एनीमिया को कॉज करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल है तो जल्दी मरेंगे। उसके अलावा हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम है, तो इस वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। और ये बेसिकली कब होगा, जिससे हमारी हीमोग्लोबिन में क्या है, म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी जगह अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन आते हैं, जो अब नॉर्मल आरबीसी को बनाते हैं। तो इस शेप के, ये आपको शेप दिख रहा होगा, तो इस शेप के हमारे आरबीसी वगैरह बनेंगे। तो आप समझ लो कि भाई नॉर्मल हमारा कैसा होता है, इस तरह का होगा, पूरा स्पेरिकल शेप में होते हैं हल्के से। तो इसके बनेंगे तो हमें नुकसान ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में। तो ये क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना, ये ब्लड का एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जैसे हमारी बॉडी, मान लो ये हमारा घुटना कुछ भी होगा, जब जब चोट वगैरह लगती है हमारी, तो क्या होता है, ब्लड निकलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ ऑटोमेटिक एक क्लॉट बन जाता है, और हमारा ब्लड, यानी कि खून का थक्का जम जा, और हमारा ब्लड जो बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन होता है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर का, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर वो होते हैं जो हमारे ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हीमोफीलिया में क्या है कि हमारी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या हो जाता है, देखो, हीमो मतलब होता है ब्लड, और फीलिया मतलब होता है लवर, यानी कि ये खून से प्यार करने वाला होता है। तो ये खून को रोकने का काम नहीं करेगा, क्योंकि खून से प्यार कर रहा है। तो ये एक हमारी ऐसी कंडीशन है, ये भी जेनेटिक होती है, जो पेरेंट्स वगैरह से मूल्य मिलता है। तो एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो ब्लड को रोकने का काम करते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। और इनके कम होने की वजह से क्या होता है कि अब जो हमारे ब्लीडिंग हो रही होती है, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इससे भाई नुकसान है, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी, और जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो हम उसको एनीमिया वगैरह बोल देते हैं। तो ड्यू टू दिस देयर आर इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और लो ब्लड क्लॉट, हमारे ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ब्लीडिंग जॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, और इससे हमें पेन, और अगर ज़्यादा हो तो हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी होगी हीमोफीलिया। देन हमारा आता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक हमारी एक्चुअल में वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन के पास भी ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन स्ट्रोक में क्या होगा कि ब्रेन में के पास जो हमारी ब्लड की फ्लो है वो हमारा कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन के पास जो है ब्लड की कमी हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे स्ट्रोक बोल देते हैं। और ये बेसिकली क्या होगा, अगर हमारे जो ब्लड क्लॉट हो गया कहीं पे, यानी कि जो ब्लड हमारा बह रहा था इसमें से, इसमें कहीं क्लॉटिंग बन गई तो हमारा ब्लड फ्लो रुक गया, या कहीं पे हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी सप्लाई कर रही है ब्रेन के पास में, वो ब्लड वेसल्स हमारी कहीं पे टूट गई, रप्चर हो गई, तो किसी भी रीजन से बस ओवरऑल ये है कि हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता है। देन हमारी यहाँ पे करने आती है हेमरेज। तो जो हेमरेज होती है ना, इसको आपने सुना होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया ये सब। तो हेमरेज में क्या होता है कि जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, और इसके पीछे रीजन जैसे मोस्टली ब्रेन वगैरह में हमें देखने को मिलता है। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा, जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड हमेशा हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर बहता है। जैसे हमारी ये पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरी इन्हीं के अंदर बहता है। अब क्या हो जाता है, कई जगह पे क्या है, हमारी मान लो ये टूट गई, रप्चर हो गई, तो उससे जो हमारा ब्लड है वो निकल जाएगा, और निकल के बॉडी के बाहर नहीं बता रहा हूँ, बॉडी के अंदर ही हमारे जो सेल्स बने होते हैं, ये हमारे सेल्स हैं, और सेल्स के बीच में ये जो हमारे स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, इन सब में ये ब्लड हमारा आना फिल होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन जब क्या हो रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि कहीं से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इन सबसे हमारा ब्लड बाहर निकल के स्केप होके हमारे पूरे के पूरे बाहर घूमने फिरने लग जाता है। इसी को हम यहाँ पे हेमरेज बोलते हैं। ब्लड हमारा लीक कर जाता है, और लीक करके हमारी बॉडी के अंदर भरने लगता है ब्लड वेसल्स की जगह। और इससे क्या होगा, कहीं भी अगर ब्लड भरेगा तो ओवरऑल क्या होगा, इनमें कमी हो जाएगी। और जब ब्लड हमारे इसमें कमी हो गई, तो सिंपल सी बात है, अगर जिस जगह पे लीक हुआ वहां तो ब्लड मिल गया, लेकिन जो बाकी की जगह होंगी वहां पे ब्लड की कमी हो जाएगी। और जब ब्लड की कमी होगी तो एक तरह से एनीमिया, और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर कंडीशन हो जाती है।
और दूसरा इसके लिए सबसे डेंजर क्या है, जैसे मान लो हमारा ब्रेन था, तो मान लो ये हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, अब ब्रेन सेल्स में ये लीकेज हो गई, अब लीकेज हो गई क्या है कि ब्रेन के बाकी जगह पे क्या है कि हमारा ये ब्लड इस तरह इकट्ठा हो गया, अब आपको बताया कि क्लॉट बनने लगेगा बाद में। अब ब्लड जब इधर बन गया तो ब्लड हमारा बाकी के ब्रेन के एरिया पे जाके वहाँ पे ये सब जमना शुरू हो जाएगा, और जब ये जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो हमारे ब्रेन में जब ये थक्का बन गया तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी बाकी सब जगह, और अगर ब्लड सप्लाई रुक गई तो ये और डेंजरस है। इसीलिए जब ब्रेन हेमरेज होता है ना, आपने देखा होगा कोई अगर गिर विर जाए और अगर सर दीवार में लगे, नीचे लगे, एक्सीडेंट हो, तुरंत जो है सिटी स्कैन कराया जाता है ब्रेन का, क्योंकि वहाँ देखा जाता है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ना हो वैसे, अगर कभी होता है तो भाई फटाफट आपको जो है सिटी स्कैन दिमाग का, ब्रेन का कराना चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। अब हमारे यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वैसे लॉन्ग में ही आता है, डिफाइन डायबिटीज और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डायबिटीज। तो डायबिटीज एक्चुअल में क्या होता है, तो डायबिटीज एक हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, या डिसीज भी हम इसको बोल देते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा मान लो ये ब्लड है, ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर है, तो हमारा जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जैसे हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और उसी कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज बनता है। तो ये वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो इसी वाली कंडीशन को हम यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं। तो डायबिटीज नॉर्मल क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसी को हम यहाँ पे डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस बोल देते हैं। बाकी ये हमारी एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन की बॉडी है वो ब्लड लेवल, शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब ये क्यों होगा, तो जैसे ये फैक्टर्स क्या है, तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम कर रहा है कोई, उसमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या जेनेटिक फैक्टर यानी कि पेरेंट्स वगैरह से भी आ सकता है, और डाइट अगर गड़बड़ है तो। अब ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको यहाँ ईजिली समझा देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये देखो नॉर्मल क्या होता है, कुछ भी हमने फूड खाया उससे ग्लूकोज हमारा ब्लड लेवल, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड में बन गया। अब ये ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं है जब तक ये हमारा ब्लड के अंदर है। ग्लूकोज का मतलब कब आता है, जब ये ब्लड के अंदर से निकल के और ग्लूकोज हमारा सेल्स के पास जाए, क्योंकि सेल्स क्या करेंगे, सेल्स इस ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बनाते हैं। अब जैसे ग्लाइकोलिसिस थी, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ही तो यूज करके एटीपी बन रही थी, और देन ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बन रहा था वो जाके सिट्रिक एसिड साइकिल में बन रहा था, तब हमको एटीपी मिल रही थी, और एटीपी एक्चुअल में हमारी एनर्जी की करेंसी है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि जब ग्लूकोज हमारा यहाँ पे यूटिलाइज होगा तभी जाके हमें एनर्जी मिलती है। अब डायबिटीज वाले केस में क्या है कि ये ग्लूकोज हमारा इसमें भर जाता है लेकिन हमारे सेल्स के पास कम पहुंचता है। अब ये दो टाइप्स का होगा, क्यों, पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट यानी कि टाइप 1 जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 जिसको हम इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है, तो पहले सिंपल फंडा क्या होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज है तो यहाँ पे हमारे ग्लूट रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन से ग्लूट रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को अंदर लेते हैं। अब इस वाली प्रोसेस को यानी कि इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि सेल्स हमारे क्या करें, ग्लूकोज को उठा के अपने अंदर ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म कराने में हमारा इंसुलिन हेल्प करता है। अब इंसुलिन हमारा एक वो हार्मोन है जो पेनक्रियास के जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहाल्स होते हैं ना, उसमें से हमारा बनता है। इसको लॉन्ग में देख लेना भाई, डायबिटीज वाला लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ये पेनक्रियास इसको बनाता है, और इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को यहाँ पे इस सेल्स के अंदर भेजने में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये काम करता है। तो टाइप 1 में क्या होता है कि ये इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब या तो पेनक्रियास हमारा इसको बनाता नहीं है, या किसी भी रीजन से इंसुलिन की कमी हो गई। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो अब इंसुलिन ही नहीं है, तो जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज को हमारे ये सेल्स के अंदर नहीं भेज पाता, और इसीलिए इसका नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि इंसुलिन के ना होने की वजह से हमारा ये ग्लूकोज डायबिटीज, हमारा डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो ये होता है। सेकंड हमारा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर जो ग्लूकोज है हमारा और यहाँ पे हमारा इंसुलिन है, ये दोनों है, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं ना इसके, ये इस वाले काम को परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी कि ये ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाते, अंदर नहीं ले पाते। तो यहाँ पे इंसुलिन के होने या ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे सेल्स है वही हमारे इस ग्लूकोज को अपने अंदर अपटेक नहीं करते हैं। तो इस रीजन से अगर हो जहाँ पे सेल्स हमारे इसको अपटेक नहीं करे, उसको हम टाइप 2 या नॉन इंसुलिन बोलते हैं। और इसमें इंसुलिन की वजह से, यानी कि इंसुलिन कम हो गया जिस वजह से ये अपटेक नहीं हो रहा, तो इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसको आप एक बार लॉन्ग में जाके देख लेना। अभी शॉर्ट में मैंने आपको पूरा डायबिटीज अच्छे से समझा दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर डिसीज एक्चुअल में क्या होती है, ये वो कंडीशन है जब जैसे मोस्टली ओल्ड एज पीपल्स में होती है, क्या होती है कि वो भूलने की बीमारी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा याद रहना भूल जाते हैं। भाई किसी को नहीं याद है, भूल गए, आपने देखा होगा मूवीज में कि पापा मैं आपको याद नहीं हूँ, मम्मी मैं आपको याद नहीं हूँ। तो ये कंडीशन हमारी अल्जाइमर कहलाती है, जहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाती है। और ये स्टेज 1, 2, 3 करके है। तो जब हाई स्टेज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में चली जाती है, तो इसमें हेलुसिनेशन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि किसी दिखाई नहीं
नहीं दे रहा और एकदम एज्यूम करने लगते हैं कि तू आया था, अभी तो आया था बेटा, तू अब दोबारा कैसे आ रहा है, या तू आया ही नहीं है, ये बिल्कुल भूल गया। तो ये हेलुसिनेट वगैरह भी होने लगता है। तो ये बेसिकली क्यों होगा, इसकी इटियोलॉजी के बारे में पूछा हमसे क्वेश्चन। तो ये हमारा इट इज कॉज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पे एक तो जेनेटिक है सबसे, अगर आपके पेरेंट्स में किसी को तो होने के चांस है, अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है तब होने के चांस है, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई स्ट्रेस, डाइट, ये सब चीज़ें आती हैं तब भी हो सकता है। तो ये हमारे एक लंबे टाइम के प्रोसेस है, इसमें हमारा ब्रेन अफेक्ट होता रहता है और धीरे धीरे होता है ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, अल्सरेटिव और यहाँ पे कोलाइटिस है। कोलाइटिस का मतलब होता है कॉलोन प्लस आइटिस, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारे कॉलोन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। और कॉलोन क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसी लार्ज इंटेस्टाइन को हम यहाँ पे कॉलोन भी बोल देते हैं। तो कॉलोन हमारी ये पूरी असेंडिंग कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन होते हैं, ये इनफैक्ट ये हमारी मतलब नॉर्मल कॉलोन होती है, हमारी ट्रांसफर वाली कॉलोन होती है। तो इनमें से किसी भी जगह पे अगर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस कुछ भी होती है, तो हॉटनेस नहीं, रेडनेस, हीटनेस, तो ये अगर कहीं पे हो जाती है ना, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कॉलोडाइटिस बोल देते हैं, कॉलाइटिस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ अल्सरेटिव आता है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं भी किसी भी जगह पे अगर हमारा कोई अल्सर वगैरह कॉज हो जाता है, तो उसको हम अल्सराइटिस कोलाइटिस बोल देते हैं। तो ये हमारी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज है, जो हमारी आईबीडी थी, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज। उसमें क्या होता है कि कुछ अबनॉर्मल रिएक्शन होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, जो हमारी क्या करेंगे, जो कॉलोन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन और वहाँ पे अल्सर कॉज कर देते हैं। और ये दोनों अगर हमारी किसी इनकी लाइनिंग पे हो जाती है, जब अंदर वाली लाइनिंग पे या बाहर, अंदर ही वाली लाइनिंग पे होती है या बाहर कहीं पे, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देते हैं। फिर हमारे यहाँ पे अब हमारा 7th क्वेश्चन आता है, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब देखो देखो वैसे तो क्वेश्चंस हमारे कम ही हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, बाकी की चीज़ें भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपका एक पूरा ओवरव्यू हो जा रहा है और वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो रही है। लेकिन यकीन मानो, अगर पूरी वीडियो आप करके जा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करोगे। बाकी 50 मिनट हो चुके हैं और अब तक कितने बंदे इस वीडियो को देख रहे हो कंटिन्यू, भाई कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छा लगता है और आपको तो स्पेशल शाउट आउट दिया जाएगा, तो भाई कमेंट करके बताओ। अब देखो यहाँ पे ये समझो, हमारा थायराइडिज्म एक बीमारी जिसमें क्या है, थायराइड के जो हमारे हार्मोन कितने बने उस पर डिपेंड करता है। तो एक हमारी आती है हाइपर थायराइडिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो ओवर प्रोडक्शन करता है हमारे किसकी, हार्मोन्स की। तो जब हमारे हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, वो जब ज़्यादा बनने लगता है, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। और ये कब बनेगा, जब हमारे थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। तो हाइपर प्लस होता है ज़्यादा और थायराइड मतलब होता है ज़्यादा, तो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम और बात करें तो नेक्स्ट हमारा है हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपो का मतलब होता है कम और थायराइड का मतलब होता है थायराइड जो हमारी एक्टिविटी कर रहा है वो। तो हाइपोथायराइडिज्म हमारी वो कंडीशन है, हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत ही कम मात्रा में जो है थायराइड हार्मोन को बनाता है, और इसको हम अंडर एक्टिव थायराइड भी बोल देते हैं एक तरह से। अब क्या क्या रीजन है हाइपर के, तो आपको पता चल गया कि भाई हाइपर में मतलब ज़्यादा बनता है और हाइपोथायराइड में हमारा थायराइड हार्मोन कम बनता है। तो इसके रीजन हाइपो के क्या होंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हमारी जो रेडिएशन थेरेपी वगैरह चलती है उसमें हमारा हो जाता है, थायराइड की सर्जरी वगैरह हुई है तब हो सकता है, या रिमूव होगा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसके कंट्रोल को रेगुलेट करती है। अब हमारी एक आती है ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज आप लोगों को अगर याद होगा, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, कुछ जैसे लेडीज वगैरह के गर्दन पे ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा पूरा आ जाता है, यानी कि ये हमारी गर्दन होती है, तो गर्दन पे इस तरह का पूरा घेंगा वगैरह बोल देते हैं हिंदी में। तो ये हमारा होता है टॉक्सिक डिफ्यूज ग्वाइटर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये था, जो हमने ऊपर पढ़ा हाइपर थायरॉइडिज्म, कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो ओवर प्रोड्यूस होने लगता है, ज़्यादा बनता है ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से। और जब वो बहुत ज़्यादा बनता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगता है और इस तरह का रोग पूरा बन जाता है। ये बेसिकली हमारे आयोडीन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जब आयोडीन कम हो जाता है तो उस केस में जैसे आपने देखा होगा कोई कम वगैरह लेते हैं, आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया आयोडीन नमक, आपको हर एक नमक मिल जाता है, सेंधा नमक वगैरह मिल ही जाता है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आयोडीन यूटिलाइज करवाता है, जो हमारे T3 T4 हार्मोन्स होते हैं थायराइड हार्मोन के, उनको यूटिलाइज करा के उनको यूज़ करा देता है। उसकी कमी हो गई तो ये हमारे ओवर प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, और ये आगे जाके ऐसे गोइटर वगैरह या ग्रेव्स डिसीज वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम इसमें एक हो जाती है। तो ये हमने दोनों समझ लिया, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया। हमारा इस यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक आता है कीमोटॉक्सिक एंड सीजोफ्रेनिया क्या होता है एक्चुअल में। तो कीमोटॉक्सिक क्या होता है, कीमो मतलब होता है केमिकल्स और टॉक्सिक मतलब इसका एक तरह से नुकसान वगैरह कुछ क्या होता है। तो क्या होता है कि कैंसर वाले केस में कीमोथेरेपी वगैरह चलाई जाती है, जहाँ पे दवाइयों वगैरह का यूज़ करके बॉडी को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने कीमोथेरेपी चलाई, मेडिसिन ड्रग्स केमिकल वगैरह दिए, तो उसके 48 से 47 आवर में 72
घंटे के बीच में क्या कैसे आ रहे हैं इफेक्ट डोज देने के बाद, उन्हीं को हम यहाँ पे कीमोटॉक्सिक मतलब पूरा चेक करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि इंपैक्ट क्या हो रहा है। बाकी सीजोफ्रेनिया एक हमारी सीरियस मेंटल इलनेस है, यानी कि दिमाग की बीमारी होती है, और इसमें जो पर्सन होता है उसकी सोचने समझने की और बिहेव करने की क्षमता हमारी अफेक्ट हो जाती है, कभी बहुत ही कम हो जाती है। कुछ केस में ऐसा है कि मतलब जो पर्सन है वो खो जाता है, उसको रियलिटी क्या है और सोच विचार क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, वो सब में मतलब नहीं ढूंढ पाता, तो ये सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये अपने यूनिट 3 के भी सारे क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये इट इज अ क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर विच इंक्लूड द इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखो जीआई ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था अच्छे से कि पूरा का पूरा जो हमारा आ जाता है, ये हमारा स्टमक था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जा रहा था। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज एक्चुअल में मेनली हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारियां हैं, और इसमें बेसिकली दो तरह की बीमारी हो सकती हैं, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन होता है हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। पहली होती है क्रॉन्स डिसीज और दूसरी होती है अल्सराइटिव डिसीज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें होती है हमारी इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा, जैसे जो पहला क्रॉन्स है ना, इसमें क्या है, जैसे हमारे जीआईटी है तो इसके किसी भी पार्ट में, जैसे हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या स्मॉल के किसी भी पार्ट में हमारी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, और ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि जगह जगह होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूस होती है, जैसे यहाँ होगी फिर यहाँ होगी यहाँ होगी इस तरह की। अब जो हमारी अल्सरेटिव डिसीज होती है ये हमारी कंटिन्यूस होती है, ये हमारी एनस और रेक्टम वाले पार्ट से शुरू होकर इस तरह पूरा इन्फ्लामेशन करता जाता है। तो इस तरह ये कंटिन्यूस हो रही है बिना जगह छोड़े। तो जो हमारी ऐसे होती है डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, इसे क्रॉन्स हो गई, और जो कंटिन्यूस हमारी चल रही है वो हमारी अल्सरेटिव डिसीज हो जाती है। तो ये अल्सरेटिव, ये पूरा आपके सामने हो गया इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्कस द अंडरलाइंग कॉजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ जॉइंटिस, यानी कि जॉइंटिस हमारा कब डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए कौन कौन से कॉजेज हमारे देखने को मिलते हैं। तो पहली बात, जो जॉइंटिस होती है ना उसको हिंदी में पीलिया बोला जाता है। इस पे एक जोक भी बना था कि दवाई को पी लिया था, नहीं सर पीलिया तो मुझे था, दवाई की शीशी खाली थी, नहीं सर भरी थी। तो ये वाला बेसिकली था। तो जॉइंटिस एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बिलिरुबिन, एक हमारे यहाँ हार्मोन बोल सकते हो एक तरह से, तो वो क्या होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है कि इसके बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में पूरा का पूरा थोड़ा सा येलो इस पार्ट ज़्यादा हो जाता है, और हमारी पूरी बॉडी येलो येलो हो जाती है। हमारी जो आँख होती है तो आँख का जो व्हाइट वाला पार्ट रहा होता है वो पूरा येलो सा दिखने लगता है। हमारे हाथ पैर भी होते हैं जो वाइट होते हैं, ये थोड़े येलो से दिखने लगते हैं। तो ये सब हमारी जॉइंटिस की एक निशानी होती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कॉजेस क्या है। तो पहली बात, जो हेपेटाइटिस ए बी सी, ये हमारी जो बीमारी होती है हेपेटाइटिस, आगे ही हम पढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो बिलिरुबिन का लेवल है जो ब्लड क्लॉट की वजह से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से होगा। अब गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तब बढ़ सकता है। कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया तब हमारा ये हो सकता है। इसके अलावा अगर गॉल स्टोन जो हमारे पत्थर पड़ जाते हैं ना वो हो गया तब हो सकता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, भाई ड्रिंकिंग शराब वगैरह पी रहा है, और तब हो सकता है। भाई दोस्तों को शराब मत पीना दोस्तों के साथ, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। फिर हमारा आता है तीसरा, डिफाइन हेपेटाइटिस एंड गिव वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। अब देखो जो हेपेटाइटिस है ना ये दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा। इधर आता है हमारा हेपेटो वर्ड, तो हेपेटो वर्ड हमारा होता है लीवर के लिए, यानी कि हमारे लीवर के बारे में बात हो रही है, और आइटिस वर्ड हमारा होता है इन्फ्लामेशन का। तो हेपेटाइटिस का सिंपल मतलब है कि हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो चुकी है। तो इट इज अ कंडीशन इन विच द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर ऑकर्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी या फिर इन्फेक्शन, किसी भी इंजरी इन्फेक्शन की वजह से लीवर में जो इन्फ्लामेशन हो गया है उसी को हम यहाँ पे हेपेटाइटिस बोल देते हैं। और ये बेसिकली हमारा क्यों कॉज होता है, वायरल हेपेटाइटिस, किसी वायरस की वजह से, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया उसकी वजह से, कोई ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है या कोई ज़्यादा वैसे ड्रग्स यूज़ कर लिए तब, जैसे पैरासीटामोल अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हो डेली कंजप्शन से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो आपको हेपेटाइटिस होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी। बाकी इसके टाइप्स भी पूछे गए हैं, तो हमने टाइप्स बिल्कुल ही शॉर्ट में आपको बता दिया। पहला होता है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए हमें एक हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस ए वायरस को हम यहाँ पे जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा किसकी वजह से होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होगा, इसको आप याद रखना, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी हमारे एक डबल शेप का स्पेरिकल डीएनए वायरस होता है, वो आरएनए था, ये डीएनए वायरस है, और ये भी हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस डायरेक्टली बोल देते हैं। तो आप इसको लिख के आ सकते हो कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, और जो एक्चुअल में हमारा डबल शेप स्पेरिकल डीएनए वायरस होता है। फिर हेपेटाइटिस सी हमें हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, और ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस है जो एक तरह से ऐसे कवर होगा। फिर हेपेटाइटिस डी हमें हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होगा, जो स्मॉल होगा छोटा, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है हमारा ये। उसके बाद हेपेटाइटिस ई हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से
होगा जो बेसिकली स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन एन्वलप आरएनए वायरस, यानी कि आरएनए है लेकिन नॉन एन्वलप वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस एफ अभी हमारा इतना कुछ नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग है लेकिन डाल दिया गया है। तो ये बेसिकली एक वायरस होता है जो राउंडेड होता है, उसकी वजह से होता है। तो इसके बारे में अभी इतनी कोई जानकारी वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो बेसिकली हमारे 5 ही हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब माने जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, गिव इट्स साइन एंड सिम्टम। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस और गाउट ये दोनों हमारी बोन्स की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारी हड्डियां हैं तो जो हड्डियों के हमारे जॉइंट्स हैं, जैसे हमारी जो एल्बो है जहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी रिस्ट होगी जहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन जगह पे क्या होता है कि इसकी मूवमेंट अच्छे से हो, इसके लिए हमारे यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड हमारा पूरा भरा होता है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि देखो यहाँ पर रूमेटाइड हमारा इस वर्ड के लिए जोड़ा गया है और आर्थराइटिस हमारा क्या है, आर्थराइटिस हमारे एक आई टच जो वर्ड जुड़ा है ना, ये हमारी इन्फ्लामेशन के लिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी साइनोवियल ये पूरी मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा है, तो ये जो पूरी हमारी मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, इसको हम साइनोवियम बोलते हैं। और इसमें हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे ये पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, इधर उधर हमारी बोन्स में इरोजन, यहाँ पे गलना शुरू हो जाएंगी, जंग वगैरह लगना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कचकच हो जाएगी, एकदम बहुत ही दिमाग खराब वाली चीज़ होती है। और हमारा ये ना तो अच्छे से मूव करेंगे और हमें दर्द भी भयंकर वाला होता है, हमारे जॉइंट्स टेंडन हर किसी में ये हो सकता है। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं या जो हमारी वैसे कुछ हड्डियाँ हैं जॉइंट्स वाली, वहाँ पे हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इन्फ्लामेशन भी हमारी कहाँ पे होगी, जो हमारी साइनोवियम, जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड की जो लेयर होती है साइनोवियम, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है। तो उस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे रूमेटाइड आर्थराइटिस बोल देते हैं। ये थोड़ी सी डेंजरस होती है। तो एक ये हमारी क्रॉनिक है, इन्फ्लामेटरी है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो हमारी विच अफेक्ट द जॉइंट्स टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, हमारे तीनों चीज़ों को जो अफेक्ट करती है। इट विल अफेक्ट द सेम जॉइंट ऑन बोथ साइड। ऐसा है जैसे मान लो अगर इस हाथ में इस जगह पे है तो हो सकता है कि दूसरे हाथ में भी इसी वाले जगह पे हो। तो इस तरह ये पेयर में भी हमारी देखने को मिल जाती है। बाकी ये हमारी हैंड और रिस्ट कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, हमारी जितने भी जॉइंट्स हैं इधर उधर। अगर इसके इमेज वगैरह भाई गूगल में जाके देख लेना, इतनी एडिटिंग वगैरह हमसे अभी नहीं हो पाएगी, टाइम कम है, तो ये आप यहाँ देख लेना। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें क्या कैसे है, तो यहाँ पे हमने देखा है साइन सिम्टम्स क्या है। तो पहले नंबर पे पेन होगा खतरनाक वाला और स्टिफनेस, यानी कि एकदम अकड़ जाएंगे, आपका हाथ पैर जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट अच्छे से नहीं करेंगे। इसके बाद जो मोशन है हमारा, वो रेंज, उसकी मोशन करने की क्षमता रुक जाएगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और डिप्रेशन वगैरह जैसी फीलिंग भी आपको आने लगेंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गाउट को करो। तो गाउट भी एक हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता हमारा हड्डियों में है, लेकिन ये मेटाबॉलिक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, अब आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो बेस्ट होता है, एक बेस्ट में हमारा यूरिक एसिड आता है। तो यूरिक एसिड हमारा एक ऐसा बेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो ये यूरिक एसिड क्या होता है कि ये यूरिक एसिड यूरेट मोनोसोडियम क्रिस्टलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मोनोसोडियम क्रिस्टलेट हमारे यूरेट क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हड्डियों के बीच में। और जब ये स्टोर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभन करेंगे, पेन करेंगे और ये मूवमेंट को हमारे यहाँ पे रोक देते हैं। और इसी वाली प्रॉब्लम को हम यहाँ पे गाउट बोलते हैं। यानी कि गाउट में एक्चुअल में क्या है कि पूरा मूवमेंट वगैरह सब रुक गया और यहाँ पे मोनोसोडियम क्रिस्टलेट यूरेट क्रिस्टल, यानी कि जो यूरिक एसिड है ये जब बहुत ज़्यादा यानी कि भरने लगता है और एक सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। और देन ये क्या होता है, सॉलिड यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। और क्रिस्टल बन के वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो हमारी मूवमेंट वगैरह हफ्ते में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये दो तरह का होगा, प्राइमरी गाउट, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, इसके अननोन रीजन है। सेकेंडरी क्या है कि कोई और बीमारी है और उस बीमारी की वजह से हमको ये बीमारी देखने को मिल जाती है। तो इसको हम यहाँ पे सेकेंडरी मतलब यहाँ पे बोल देते हैं। अब हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टाइप। ये हमारी यूनिट 4 का 6 है। डिफाइन द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और कॉजेज साइन सिम्टम। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, यहाँ पे सिंपली जैसे हमारी हड्डियां हैं, तो पोरोसिस मतलब समझो एक तरह से पोरोसिटी, यानी कि ये खोखली होने लगती हैं। हमारे जो हड्डियां हैं उसमें धीरे धीरे हमारे इस तरह के छेद से बनने लगते हैं, पोर्स बनने लगते हैं। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना। तो इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन न्यू बोन फॉर्मेशन एंड ओल्ड बोन रिजॉर्प्शन। अब क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो हमारी मेनली कैल्शियम से बनी होती हैं। अब हमारी बॉडी में भी क्या है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो जो कैल्शियम है वो हमारा इन फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेरी हमारी हड्डियों में स्टोर होकर रखा रहता है। अब स्टोर भी है और ये हड्डियों को बना भी रहा है। तो अब जैसे मान लो हमारी बॉडी को मान लो कैल्शियम की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगती है, तो क्या करेगी हड्डियाँ, बॉडी क्या करेगी, इस हड्डियों में से कैल्शियम को क्या है अपने पास खींचने लगती है। तो जब इसको खींच रही होती है तो इसी प्रोसेस को हम ओल्ड बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उसी में से हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम को चूसते चले जा रहे हैं, कैल्शियम को खींच रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर कैल्शियम ज़्यादा आप यहाँ से यूज़ कर लेते हो, यूटिलाइज कर लोगे बोन्स में से, तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं। और ये एक प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस की है। तो ये प्रोसेस हमारी ज़्यादा बन जाती है और जो न्यू बोन फॉर्मेशन है, यानी कि नई बोन्स हमारी जब बन रही होती हैं वो हमारी कम हो जाती हैं। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ये भी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स के होंगे। प्राइमरी में नॉर्मल मतलब
मतलब हार्मोनल चेंज हो गया, मान लो जो हमारे हार्मोन्स वगैरह है वो चेंज हो गए, या फिर जो एज वगैरह बढ़ती जाती तब ये प्रॉब्लम होगी। सेकेंडरी में क्या है कि कोई और डिसीज है जिसकी वजह से ये हो रही है। अब यहाँ पे ना दो टर्म आते हैं जो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आपको बताना है। एक हमारा होता है ऑस्टियोब्लास्ट, क्या होता है, एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है, और एक हमारा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये आपको फटाफट जो है कमेंट करके बताना है भाई। कुछ ही एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताओ। बाकी कंटिन्यूस कौन यहाँ तक देख रहा है वीडियो, ये भी बताओ। बाकी इसके साइन सिम्टम्स क्या है, तो भाई आपको पता है कि अर्ली स्टेज में खोखली हो रही है तो हमें कोई इतना पता नहीं चलता, तो अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते। लेकिन बाद में क्या है कि जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो ईजिली फ्रैक्चर हो सकते हैं। आप नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ों में फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियों में पेन वगैरह देखने को मिल जाता है, वैसे तो नहीं होता लेकिन जॉइंट्स वगैरह में इसमें आपको लग रहा है। बाकी ओवर हाइट आपकी बहुत ज़्यादा कम होने लगती है क्योंकि हड्डियाँ ऐसे गलने हैं तो ठसने लगती हैं। उसके बाद स्टूप्ड फ्रैक्चर पोस्चर बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा पोस्चर हो जाता है क्योंकि हड्डियाँ कमजोर हैं तो स्ट्रिक्ट नहीं होते, थोड़ा सा टेढ़ा पोस्चर वगैरह हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और आती है इसमें अल्कोहल लीवर डिसीज, ये हमने यहाँ लिखनी है, पर सिंपल समझो कि अगर क्या होता है कि कोई ज़्यादा ही मात्रा में अल्कोहल यूज़ करता है, पीता रहता है, ज़्यादा पीता है, तो उसको लीवर की कुछ बीमारी हो जाती है और उसी को हम अल्कोहल लीवर डिसीज बोल देते हैं। इसके बारे में डिटेल जाके देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई हैंड फुट सिंड्रोम। ये एक आध बार देखने को मिल जाता है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान देना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो इसको हम पामर प्लांटर इराइथ्रोडिस्थेसिया भी बोलते हैं, इसी नाम से पूछें तो ज़्यादा सही है भाई। इसके अलावा तो ये एक हमारा एक साइड इफेक्ट होता है, यानी कि जब कीमोथेरेपी चलती है कैंसर के लिए, जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, उस केस में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वही साइड इफेक्ट हमारा होता है हैंड फुट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली स्किन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो पाल्म होते हैं, जो हमारा फीट होता है यानी कि पैर का नीचे का तलवा और हमारे हाथ का ये पाल्म होता है जो, तो ये दोनों में हमारी रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी कि ये पूरे लाल लाल और स्वेल देखने को मिलेगी। तो इसी कंडीशन को हम हैंड फुट सिंड्रोम बोलते हैं। हमारे हाथ के ऊपर पाल्म और नीचे पैर का मुझे तलवा, वहाँ पर ये पूरा हमारी रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो इसी को हम हैंड फुट सिंड्रोम बोल देते हैं। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन न्यूप्लाज्म। तो न्यूप्लाज्म एक्चुअल में एक कैंसर का रूप होता है, और न्यूप्लाज्म क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं तो वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनते हैं। लेकिन जो कैंसर वाला केस होता है ना, उसमें क्या है, ये अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, 1 से 3 बन गए या 1 से 5 बन गए, इसमें से 6 बन गए। इस तरह हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे अब नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उसी अब नॉर्मल ग्रोथ से जो हमारा एक टिश्यू बन के पूरा ऐसा मान लो तैयार हो जाता है, ये पूरा बन गया हमारा एक्स्ट्रा वाला, इसी को हम यहाँ पे न्यूप्लाज्म बोल देते हैं। और ये हमारा कैंसर वाला टॉपिक आप बिल्कुल ही डिटेल्स में भाई जाके पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली टाइम क्या हर बार आता ही आता है। तो ये हमारा 2 तरह का होगा, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में बनना शुरू हुआ है तो इसको हम बिनाइन बोलेंगे, जो कैंसर की कंडीशन एक तरह से नहीं मानी जाती है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट है वो हमारा ये कंडीशन है कि यहाँ पे मेटास्टेसिस, यानी कि ये स्प्रेड होना शुरू हो चुका है, यानी कि मान लो किसी बॉडी के एक टाइप में हुआ तो ये सेल्स, हमारे जो सेल्स के अंदर का पूरा कैंसर होगा, वो ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफर करके वहाँ भी इस कैंसर को फैलाना शुरू कर देता है। इसी वाली कंडीशन को मैलिग्नेंट बोलते हैं। ये बहुत डेंजर है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल हमारा हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन में हमारा पाया जाता है, और ये बिनाइन हमारा फैलता नहीं है इतना, लेकिन मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा फैलता है। बाकी कैंसर को थोड़ा डिटेल्स में आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लेना। और मान लो कि भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहाँ जोड़ रहा हूँ कि कैंसर को जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कम बताया है क्योंकि वहाँ आप डिटेल्स में देख लेना। चलिए तो अब फाइनली बात करते हैं हम अपनी यूनिट 5th के बारे में। तो यकीन मानो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने में, और इतने सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके 50 प्लस हैं, यानी कि देखा जाए 5 यूनिट का आपका एक क्विक रिवीजन पूरा हमने करा दिया है। चलो इसके क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो पहला हमारा आता है, डिफाइन द टर्म मेनिंजाइटिस एंड गिव देयर डायग्नोसिस। देखो मेनिंजाइटिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। मेनिंजस जो हमारी एक लेयर होती है और ब्रेन की लेयर होती है, और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि एक वो कंडीशन है जिसमें हमारी जो मेनिंजस लेयर होती है ना, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। और ये मेनिंजस हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे मान लो ये हमारा इधर मान लो पूरा ब्रेन का ये अंदर का है, तो ब्रेन के बाहर इस तरह की 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली को हम पिया मैटर बोलते हैं, उसके ऊपर एरेकिडोइन मैटर और उसके बाद ड्यूरा मैटर। तो ये 3 से मिलकर हमारी पूरी लेयर बनी होती है मेनिंजस, और ये बेसिकली 3 लेयर है, बाकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर भी हमारी पूरी बनी होती है, और पूरे ब्रेन को और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ये अच्छे से कवर करके रखती है, और ये बचाने का काम करती है। बाकी शॉक एब्जॉर्बन, जब कभी सर लग जाता है या कहीं बच जाता है तो ये थोड़ा सा शॉक की तरह एब्जॉर्ब कर लेगी, शॉक को पूरा इस तरह से, जैसे हमारे स्प्रिंग वगैरह होती है ना उस तरह, तो ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगने देती है। बाकी इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो किसी वायरस की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी पैरासाइट की वजह से देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा मेनिंजाइटिस, पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत देख के, छू के, दर्द वगैरह से पहचान सकते हैं। लंबर पंचर क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तो कुछ वर्टिब्रा के बीच में हम इंजेक्शन डाल के वहाँ से CSF जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं, और वहाँ से हम यहाँ पे पूरा चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या कैसे कुछ टाइम बाद, ठीक है। उसके बाद ब्लड कल्चर हो गया, यानी कि थोड़ा सा हमने वो निकाला, उसको रख दिया। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट है तो वो कुछ टाइम में अपने आप को ग्रो करेगा, हमको कॉलोनी दिख जाती है। तो इस तरह हम इसको पता लगाते हैं। उसके बाद CT स्कैन और MRI से भी हम इसको पता लगा सकते हैं।
फिर क्वेश्चन आता है गिव द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर टाइफाइड। तो टाइफाइड एक हमारा फीवर होता है और इसको हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। और ये फीवर हमें कोई हाई मात्रा में ज़्यादा आ जाता है, मतलब एकदम तेज आता है। और ये हमारा क्यों होता है, हमारा एक बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से ये हो जाता है। और ये मेनली कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, यानी कि कहीं गंदा संदा पानी होता है तो उस पानी से लोग यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी जैसे जो बाहर वॉशरूम वगैरह करने बाहर जाते हैं उनको ये होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं पे जो स्ट्रीट फूड वगैरह बाहर का खाते हैं तो उस कॉन्टेमिनेटेड फूड जैसे खाना पीना, हाथ गंदे, पानी गंदी, आजकल तो स्ट्रीट फूड का बहुत जमाना चलता ही है गंदा, तो इन सब में हमारे ये जो फूड है वो ऐसे हो जाता है। तो इसको सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो हमारे इधर ट्रांसफर होकर कर देता है। फिर हमारा आता है डिस्कस द साइन एंड सिम्टम ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम एक तो हैंसेन डिसीज नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें एक बीमारी है जिसमें क्या है, जैसे हमारी स्किन वगैरह है ना, वहाँ पे लीजन्स, घाव या फिर पैचेस से बन जाते हैं। इस तरह के पूरे निशान देखने को मिलेंगे आपको जो हमारी स्किन होगी उसके ऊपर से। तो ये हमारा होता है। बाकी उस जगह पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, इस तरह पूरा वो। बाकी एक तरह से जो कुष्ठ रोग वगैरह पहले हम देखते थे ना, कुष्ठ रोग हो गया था, ये हो गया, छुआछूत की बीमारी वगैरह बोलते हैं, उन समय भी ये थोड़ा सा हमारा हो जाता है। बाकी जो एरिया में ये हमारे हो जाते हैं ऐसे लीजन, वो नंबनेस यानी कि वो सुन्न हो जाते हैं, उसमें कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। बाकी पेल और रेड पैचेस ये हमारे थोड़े से पेल येलो थोड़े होते हैं, और रेड पैचेस लाल से रंग के हमारे पाए जाते हैं। उसके बाद आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व डैमेज हमारे हो सकते हैं, और स्किन हमारी उस जगह की स्टिफ यानी कि टाइट और सूखी हो सकती है। तो क्या होता है ये पता चल गया, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये भी आपको पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो यहाँ पे जो टीबी है ना हमारा, वो भी एक इन्फेक्टेड डिसीज है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, खांसी, यानी कि जो कहते हैं ना भाई ज़्यादा कोई खांस रहा होता है महीने हफ्ते भर से, तो उसको कहते हैं भाई टीबी हो गया, क्या क्यों इतना खांस रहा है। तो अगर आपको या किसी को ना हो, मान लो अगर कोई पर्सन है उसको 3 हफ्ते से ज़्यादा हफ्ते के लिए अगर उसको खांसी है, कंटिन्यू खांसी है, उसको एक तो हम क्रॉनिक कब बोल देंगे कि भाई खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, और उस वाली कंडीशन को हम यहाँ पे टीबी बोल देते हैं। तो टीबी के फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, और ये हमारी एक इन्फेक्टेड डिसीज होती है जो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से हो जाता है। तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस हमारी पूरी की पूरी। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वही है कि अगर खांसी किसी को 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए आ रहा है तो मान लो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या है कि अगर किसी को खांसी आ रही है तो म्यूकस जो बलगम वगैरह बोलते हैं वो अगर बाहर आ रहा है तो प्रॉब्लम है ये खांसी की, और अगर उसमें ब्लड भी बाहर आ रहा है तो भाई सीरियस प्रॉब्लम है, तुरंत जाके दिखाओ। इसके बाद चेस्ट पेन भी हो सकता है और डिस्कम्फर्टनेस भी होगी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कभी कभी ठंड लगना होता है और फीवर बुखार वगैरह भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइट एंड नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना, जिसमें किडनी होती है हमारी, उसके बाद ये यूरेटर जाते हैं, ब्लैडर होता है, लास्ट में हमारी यूरेथ्रा होता है। तो अगर इन कहीं पर भी कोई भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। कोई भी इन्फेक्शन अगर यहाँ पे देखने को मिलता है, और इन्फेक्शन में मेनली क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं है यहाँ पे, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में मेनली क्या होगा कि किडनी या ब्लैडर कोई भी अपना काम करना बंद कर देगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो इन्फेक्शन हमारे बेसिकली होते हैं, ये यूरेटर्स, हमारे ब्लैडर, यूरेटा, किडनी, इन चारों में से किसी भी जगह हो सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसकी वजह से देखने को मिलता है। 90% हमारे इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ हमारे स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइटिस होते हैं या और भी हो सकते हैं, इनकी वजह से हो जाता है। बाकी ये दो टाइप्स के हमारे होते हैं, एक होता है लोअर यूटीआई, एक होता है अपर यूटीआई। और लोअर का मतलब होता है नीचे, यानी कि अगर यहाँ पे ब्लैडर जो है, ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा अगर यहाँ पे कोई होता है तो इसको हम लोअर यूटीआई बोलते हैं। ये थोड़े से कम डेंजरस होते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे अपर यूटीआई होते हैं, यानी कि कोई इन्फेक्शन अगर ऊपर हो गया, हमारे किडनी में हो गया या हमारे यूरेटर्स में हो गया, तो ये थोड़ा डेंजरस पाया जाता है। और किडनी में हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो मेन काम करते हैं, उसमें हो जाता है, तो और डेंजरस हमारे लिए हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ बात करते हैं हम साइफिलिस के बारे में। तो साइफिलिस हमारी एक बीमारी होती है एसटीडी की। एसटीडी बोले तो सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये वही बीमारी है जो जब अगर आप किसी के साथ अनसेफ सेक्स कर लेते हो या किसी कॉन्टैक्ट में आते हो फिजिकल वगैरह, तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया जब वायरस क्या होते हैं, एक बंदे से, यानी कि मान लो कोई एक बंदा है, इसने अगर इसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे वायरस इसमें मतलब ट्रांसफर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी बहुत जरूरी है, कॉन्डोम वगैरह यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो एसटीडी हमारी साइफिलिस बीमारी इसी के अंदर आती है। एसटीडी इस तरह हो सकती है। अब बात करें साइफिलिस के बारे में, तो ये बेसिकली हमारा एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो इस बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि अगर इस कॉन्टैक्ट में ये वाला बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया साइफिलिस नाम की बीमारी करता है। और ये वही है, कॉन्टैक्ट वगैरह से मतलब हो सकता है। और इसके अलावा ये बेसिकली हमारे जो सोर होते हैं, यानी कि घाव होते हैं ना, जैसे अगर कहीं ओपनिंग है, किसी को इंजरी हो गया, तो आपको बताया कि ओपनिंग एरिया पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के घाव से क्या है, दूसरी जगह भी मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स से तो ये हो ही सकते हैं हमारे। और जितने भी एसटीडी होते हैं उनका मेन क्या है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये तो भाई सब कुछ मतलब कॉन्टैक्ट से भी बढ़ के हमारा होता है। तो ये हो गया हमारे साइफिलिस के बारे में। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन गोनोरिया और उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताओ। तो गोनोरिया भी हमारी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और ये एक बैक्टीरिया होता है नीसेरिया गोनोरिया, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ये ट्रांसमिट वही होती है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है, या अगर कोई मतलब कभी कभी होता है कि मदर से जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तो मदर से चाइल्ड में अगर किसी मदर्स में ये बीमारी है तो चाइल्ड में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो गोनोरिया इससे भी हो जाती है। बाकी इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो एक तो जब यूरिन करते हैं, यानी कि यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होती है, एकदम जलन होती है जब टॉयलेट करने वाले होते हैं तब। इसके अलावा जब पेनिस से
डिस्चार्ज होता है, स्पर्म बाहर निकलता है, तब ये मतलब एक प्रॉब्लम हमें हो सकती है उस टाइम पे। उसके बाद जब स्वेलिंग, टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो जाती है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, और पीरियड जो होते हैं उस टाइम ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो पीरियड्स के बिना, जब पीरियड्स नहीं है तो उसके अलावा भी ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है, तो ये बीमारी हमारी गोनोरिया वाली होती है। अब इसमें लास्ट जैसे एड्स और HIV क्या है, तो एड्स हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, और इसमें भी बीमारी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये था सारा का सारा हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, हमने पूरा ओवरऑल देख लिया क्या कैसे था, ओवरव्यू सारा मिल गया। अब भाई बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, बाकी पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके बताओ। बाकी सच्ची बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पूरी वीडियो बनाने में, लॉन्ग हो गई, लेकिन आपका एक पूरा ओवरव्यू मिल गया। यानी कि अगर एक पूरी वीडियो आपने अब तक देखी है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, भाई सबके बारे में आपको पता है, एग्जामिनर से बोलो जो मर्जी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हम आपको सारा कुछ करके दे देंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी अगर भाई अच्छा लगा हो तो दिल वगैरह आप भेज सकते हो कमेंट करके। लव यू। सो